हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। आप हमारे सारे लेक्चर्स को आप www.prabhavagarwalaclasses.com से परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारे क्लासेस से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कंसेप्ट थोड़े हिले हुए हैं, आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा है, आप लॉ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लीज़ डू कंसिडर परचेजिंग आवर लेक्चर। बेयर मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी, इन डेप्थ एनालिसिस, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, पर्सनल डिस्कशन है, सब कुछ मिलेगा आपको। राइट आपको बेसिकली लॉ में 60+ दिन आने की कमिटमेंट मेरी होती है। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ को ना बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा सर, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का ज़माना है। आपके एक एक प्रैक्टिकल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज को वो टेस्ट करता है। राइट इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी पड़ती है, क्योंकि यार जो लॉ में फेल होते हैं ना, वो 10-20 नंबर से फेल नहीं होते, वो 4-5 नंबर से ही फेल होते हैं। ठीक है, और अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने लाइफ में 6 महीने की सफरिंग्स को ऐड कर रहे हो। इसे प्लीज़ लॉ को अच्छे से पढ़ें, और कैसे पढ़ा जाता है उसके एक एनालिसिस आपको ये वीडियो देख करके पता चल गया कि हम किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट को। राइट, एंजॉय योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अ वेरी वार्म वेलकम आज के इस सेशन के अंदर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है 1% कंपनी के ऊपर। आप मार्क करके चलिए इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे फाइनेंस एक्ट 2021 में लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी आए हैं, तो ये नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी ये एग्जामिनर का एक हॉट टॉपिक रहा है, बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, और अब इसमें क्योंकि काफ़ी अमेंडमेंट्स भी आए हैं तो ये और एक अच्छा टॉपिक एग्जामिनर का सवाल पूछने का बन जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं डिस्कशन 1% कंपनी के ऊपर। सर ये 1% कंपनी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट दुनिया में आया क्यों था। ये कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले जितनी भी जो कंपनीज एक्ट थी उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं था। ये कंपनीज एक्ट 2013 में इसको लाया गया। तो सर सवाल उठते हैं कि क्यों इसको लाया गया, कोई ना कोई तो कारण होता होगा। मैं हमेशा कहता हूँ भैया, लॉ को ऐसी जबरदस्ती नहीं बनाता, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। वेल, कारण ये था कि अगर कोई व्यक्ति है जो दुनिया में अकेला है, मैं तन्हा आदमी हूं, दुनिया में मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा, तो भैया मैं, अब क्या होता था, मुझे को कोई भी रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी अगर बनानी है, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस करना है, मिनिमम 2 आदमी चाहिए। एलएलपी बना के धंधा करना है, मिनिमम 2 आदमी चाहिए। कंपनी बना करके धंधा करना है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले मिनिमम 2 आदमी चाहिए। तो मेरे जैसे मतलब अगर कोई दुनिया में अकेला है, वो लॉ मेकर को बोला कि भैया क्या अकेला होना जीवन में इतना बड़ा गुना है, क्या हम अकेले कोई व्यापार नहीं कर सकते, कोई अकेला धंधा नहीं कर सकते, कोई बिजनेस नहीं कर सकते अकेले है तो? क्या सिंगल लॉन्डो को इतनी भी हक नहीं है क्या? तो लॉ मेकर ने उनकी बात सुनी, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में नजर रखा, और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम एक कंसेशन कर देते हैं, तुम्हारे लिए हम एक नया वे आउट निकाल देते हैं, और हम बनाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब अगर कोई एक आदमी अकेले जो है ओनरशिप के बल पे जो है बिजनेस करना चाहता है, तो उसको हम अलाउ करेंगे, कैसे? बाय मेकिंग अ 1% कंपनी। तो सेक्शन 3 है, इसके अंदर इसकी कुछ बातें लिखी गई है, और इसके साथ साथ जो है इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। सर रूल्स कौन सा? तो वेल, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, तो उसी चैप्टर के अंदर जो रूल्स बनते हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, इसी रूल्स के अंदर इसका जो है अलग अलग रूल बना है। तो हम जब भी अभी नीचे रूल्स को रेफर करेंगे, आई मीन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के रूल्स, और ये सेक्शन 3 है, और सेक्शन 3 आप जानते हैं चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट का पार्ट है, और चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो इसी चैप्टर का पार्ट है ओपीसी सेक्शन 3, और इसी के रिलेटेड रूल्स जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं इन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ठीक है सर, ये बात तो हम लोग को क्लियर हो गई यहाँ पर। सर अब नेक्स्ट बात बताइए, ये ओपीसी का मतलब क्या होता है? तो देखो, ओपीसी को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में 2 क्लॉज 62 में डिफाइन किया गया है। बोला है ओपीसी मीन्स शब्द का प्रयोग, अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मेंबर रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है
एक सेकेंड। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि ओपीसी में एक मेंबर रहेगा और एक डायरेक्टर रहेगा। न न न न न न न न ये गलती कभी मत करना भैया। मैं अकेला हूं व्यक्ति दुनिया के अंदर, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं अकेले मालिक बन करके कोई बिजनेस को रन करना चाहता हूं, तो मैंने 1% कंपनी बनाया, मैंने उसमें मेंबरशिप होल्ड करके रखी है। लेकिन हो सकता है मेरे साथ एम्प्लॉइज और बहुत सारे हो, और ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एम्प्लॉय है जिसका काम मुझे पसंद आया, तो मैंने उसे डायरेक्टरशिप लेवल पे प्रमोट कर दिया। भाई मेरे कंपनी में आप काम कर रहे हो, मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, आपको नॉर्मल एम्प्लॉय से हट करके एक डायरेक्टर लेवल पे दर्जा दे देते हैं, तो आपको मैं डायरेक्टर बना दूंगा। ध्यान रखना, डायरेक्टर मैं बना सकता हूं मोर देन वन, लेकिन मालिक मेंबर सिर्फ मैं ही रहूंगा, एक ही व्यक्ति रहेगा। ठीक है, इसीलिए 2 क्लॉज 62 के अंदर डेफिनेशन क्या लिखा 1% कंपनी का। 1% कंपनी के डेफिनेशन में सिंपली लिख दिया, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी मेंबर रहेगा, सिर्फ 1% मेंबर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट में करना चाहूंगा इस वर्ड पर्सन की तरफ। सर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है कि पर्सन जो होता है ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक हो सकता है नेचुरल पर्सन। सर दोनों में अंतर क्या होता है? जस्ट अ सेकंड। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैं कह रहा था पर्सन में एक हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक हो सकता है नेचुरल पर्सन। सर दोनों में अंतर क्या होता है? सर आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, और जो रादर मैं अगर बोलूं नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन जो होता है वो चल सकता है, वो खा सकता है, वो सो सकता है, उसको कोविड हो सकता है। सर ऐसी दुखती बातें मत करो सर। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन को ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना वो चल सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है, ना वो सो सकता है। तो सर हम बोलते हैं कि क्या कंपनी जो होती है, कंपनियां जो होती है, कंपनी कैसी पर्सन, कंपनी पर्सन होती है, लेकिन कंपनी हमेशा कैसी पर्सन होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है ना? तो भैया 2 क्लॉज 62 का प्लेन रीडिंग अगर हम लेंगे, 2 क्लॉज 62 का अगर हम प्लेन रीडिंग लेंगे, तो इसका मतलब आपको लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पर्सन इसमें मेंबर बन सकता है। इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि भैया कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकता है, नेचुरल पर्सन भी बन सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं होता। यहां पर ऑल्दो वर्ड यूज किया गया पर्सन, लेकिन आपको आगे जाकर के जो रूल्स है उसमें मिलेगा, देखो ना, ओनली अ नेचुरल पर्सन। इसके अंदर रूल के अंदर साफ साफ लिख दिया, कौन से रूल? रूल 3 सब रूल 1 के अंदर कौन से रूल का? सर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, इस रूल के रूल 3 सब रूल 1 के अंदर रख दिया भैया नेचुरल पर्सन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इंडियन सिटीजन, मतलब हमको विदेशी लोगों, विदेशी सिंगल लॉन्डो के प्रति हमको कोई लगाव नहीं है भैया, हमको अपने देश के सिंगल व्यक्ति लोग के प्रति लगाव है। इसीलिए नेचुरल आदमी होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। भैया एक बात सोचो ना सर, आर्टिफिशियल को क्यों नहीं अलाउ किया? आर्टिफिशियल को क्यों नहीं अलाउ किया? सर लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है? लॉ मेकर का लॉजिक क्या है? लॉजिक तो यही है ना कि अगर आप जिंदगी में अकेले हो, तन्हा हो, तो धंधा करने के लिए एक सोर्स आपको दे देंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर एक बंदा कंपनी बना करके बैठा हुआ है, तो भैया वो जिंदगी में काहे ना जो है अकेला है। आज क्या मुकेश अंबानी बोलेगा क्या जिंदगी में हम तन्हा है रिलायंस इंडस्ट्रीज होने के बावजूद? तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री को कभी जरूरत पड़ेगा ओपीसी बनाने का? कोई जरूरत ही नहीं बनेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई जरूरत ही नहीं बनेगा ओपीसी बनाने का। इसलिए लॉ मेकर बोला कि भैया आर्टिफिशियल पर्सन को अलाउ नहीं करेगा, रूल 3 सब रूल 1 के अंदर डाल दिया, नेचुरल पर्सन को अलाउ करेगा, और वो भी इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। इसके ऊपर और डिस्कस हम कर लेंगे आगे आने वाले पॉइंट पे। तो हमने एक बात यहां पर डिस्कस किया कि ऑल्दो 2 क्लॉज 62 के अंदर वर्ड यूज किया गया पर्सन, बट हमें आगे जाकर के क्लियर इंटरप्रिटेशन हो जाता है ये पर्सन नहीं है, ये कैसा पर्सन है? ये नेचुरल पर्सन है। क्योंकि जब हम सिर्फ पर्सन बोलते हैं तो नेचुरल भी हो जाता है और आर्टिफिशियल भी हो जाता है, बट आगे जाकर के लॉ मेकर्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं नहीं भाई, आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी नहीं बना सकता, इट कैन ओनली बी अ नेचुरल पर्सन जो ओपीसी बना सकता है। सर हो गया, ये बात हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ रखा है कि हर कंपनी के 6/7 क्लॉजेस होते हैं, 6/7। अगर हम एक ओपीसी की बात करें तो ओपीसी के अंदर एक नॉमिनेशन क्लॉज होना मैंडेटरी होता है। अगर मैं आपको नॉमिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊं तो भैया आपके कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 72, सेक्शन 72 बना हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल्स एंड डिबेंचर्स के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी होल्डर,
अगर कोई भी सिक्योरिटी होल्डर है किसी कंपनी के अंदर, सर सिक्योरिटी होल्डर मतलब, सर मतलब शेयर्स भी होल्ड करता है और डिबेंचर भी होल्ड करता है, शेयर भी होल्ड करता है या फिर डिबेंचर भी होल्ड करता है। अगर वो चाहे, ध्यान से सुनना, अगर वो चाहे तो वो नॉमिनी बना सकता है, ये ऑप्शनल होता है, उसके लिए ऑप्शनल होता है, अगर वो चाहता है तो वो नॉमिनी बना सकता है। ओ, लेकिन ओपीसी के लिए तो मैंडेटरी है भैया। ओपीसी के अंदर तो क्या बोला लॉ मेकर्स ने, ओपीसी के अंदर तो क्लियर कट बोल दिया भैया, तुम्हारे एमओए के अंदर ही हम लोग को एक 7th क्लॉज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वो 7th क्लॉज कैसा होगा, वो होगा नॉमिनेशन क्लॉज। इसके अंदर तुमको एक व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा एज नॉमिनी, एज नॉमिनी। ओ मतलब मान लो आज मैंने एक ओपीसी बनाया, मैं एक ओपीसी बना रहा हूं, अकेला तन्हाई प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ठीक है। ओपीसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पीवीटी एलटीडी के पीछे भी ओपीसी लिखते हैं, और कई कंपनियां ऐसे भी लिखती हैं, एबीसी ओपीसी पीवीटी एलटीडी, दोनों तरीके से ओपीसी का नाम को लिखा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है सर, ये भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है नामकरण में। तो मैंने एक ऐसा ओपीसी बनाया, तो भैया बनाते ही इसके अंदर मेंबर तो मैं ही बनूंगा, प्रभाव अग्रवाला, इसके अंदर मेंबर तो मैं ही बनूंगा। अब मुझे एक व्यक्ति को तो यहां पर नॉमिनी क्रिएट करना ही पड़ेगा, जो इन इवेंट अगर मुझे कुछ हो गया तो उस इवेंट में सीधा वो व्यक्ति जो है मेंबर बन जाएगा। तो एक मेरे को ना नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। ओ, तो सुनो, अगर मैं अदर कंपनीज की बात करूं, अदर कंपनीज के अंदर नॉमिनी बनाना ऑप्शनल होता है, और ये कौन बनाने की बात करता है, ये सेक्शन 72 हमको बोलने के लिए बोलता है कि भैया ऑप्शनल है तुम्हारे लिए नॉमिनी को अपॉइंट करना। लेकिन हम जब ओपीसी की बात करते हैं तो नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है भैया। जब कंपनी बनेगा उसके साथ साथ एक नॉमिनी भी बनेगा, और 7th क्लॉज जो है एमओए का, उसके अंदर तुमको इसका नाम लिखना होगा नॉमिनेशन का, ठीक है, और उसको तुमको नॉमिनेट करके उसका नाम देना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हारे लिए हो गया मैंडेटरी, ये तुम्हारे लिए नॉमिनी बनाना क्या हो गया, मैंडेटरी। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि अगर कल को इस अकेला आदमी को कुछ हो जाता है जिंदगी में, तो लॉ मेकर्स वांट कि हम तो परपेचुअल सक्सेशन चाहते हैं आपके कंपनी का, तो कल को आपको कुछ हो गया मेंबर, तो भैया आपके जगह पर कोई और मेंबरशिप लेने के लिए रेडी रहे, इसीलिए जो है हम लोग जो है आपका एक नॉमिनी भी बनेगा। तो सर नॉमिनी, अगर जिंदगी में एक व्यक्ति तन्हाई है तो फिर वो नॉमिनी कहां से ढूंढ के लाएगा। देखो ना, नॉमिनी मतलब तो समझो अगर मेरे को कल को कुछ हो गया, लाइक डेथ हो गया, या और कोई कारण से मैं काम नहीं कर पा रहा, तो भैया जब डेथ वेथ कुछ हो ही गया तब तो मैं मोह माया से मुक्ति हो गया, तो मैं किसी को भी बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं अपने दोस्त का नाम दे दूं नॉमिनी को कि भैया ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कुछ अगर डेथ वेथ हो गया तो भैया इसको मेंबर बना देना, इस सारा कंपनी का पूंजी जमा इसको दे देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर किसी का कोई दोस्त भी है तो लॉ मेकर बोलता है बस जिंदगी में तुम अगर इतना तन्हा है कि जिंदगी में और कोई है भी नहीं, दोस्त भी नहीं है, तो तुम मरी जाओ, धंधा करने का जरूरत ही नहीं तुमको, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है भैया, कोई ना कोई दोस्त वोस्त तो हो गए तो उसको नॉमिनी बना दो। नॉमिनी कोई रिलेटिव होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नॉमिनी बन सकता है। तो आप किसी फ्रेंड को, कोई वेल विशर को आप है बना दो, और अगर कोई वेल विशर नहीं है आपका तो आप सुसाइड कर लो, कोई दिक्कत मजाक करो, आई एम सॉरी, ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए। आप लॉ मेकर कहते हैं भैया ऐसा तो होता नहीं, आप किसी ना किसी को तो जरूर नॉमिनी बना ही सकते हो, और नहीं तो और किसी अच्छे काम में किसी अच्छे व्यक्ति को बना दो कि कल को कुछ हो गया तो तुम पैसे को डोनेट कर देना, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है नॉमिनी बनाने में, ठीक है। ठीक है सर, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया कि ओपीसी की बात हमने यहां पर कर ली। अब दो कीवर्ड्स है जो मैं आपके सामने यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मैंने आपको बोला कि भैया एक व्यक्ति जो है जब एक ओपीसी बनाएगा तो उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मैं यहां पर एग्जांपल भी ले रखा, मैंने यहां पर ना एक एग्जांपल भी ले रखा है, मान लीजिए ये व्यक्ति राजपाल यादव है, ये एक ओपीसी बनाना चाहते हैं, ये एक ओपीसी बनाना चाह रहे हैं। ओपीसी का नाम मैंने ले लिया भूल भुलैया प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ये एक ओपीसी बना रहे हैं भूल भुलैया प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। अब इनको नॉमिनी चाहिए, तो ये ढूंढ रहे हैं भैया नॉमिनी किसको दे, तो ये पहुंचे अपने खिलाड़ी भैया के पास, अक्की पाजी के पास, और अक्की पाजी को बोला अक्की पाजी आपको हम ना नॉमिनी बना देंगे, आप बनने के लिए तैयार। अक्षय कुमार ने कहा बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। तो अक्षय कुमार को इसने क्या किया, नॉमिनी बना दी, इसने अपने कंपनी में अक्षय कुमार को नॉमिनी बना दिया, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन फिर क्या हुआ, अचानक से इन्होंने
मोंजोलिका को देखा, टे 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 टे, ये देखो मोंजोलिका को एक दिन देखा इन्होंने और देखते ही आपको पता है ये क्या हो गए, ये पागल से हो गए, ये पागल से हो गए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अनसाउंड माइंड, इसको हम क्या बोलते हैं, अनसाउंड माइंड। ठीक है, अजीब अजीब बातें करने लगे, अजीब अजीब हरकतें करने लगे। तो भैया ऐसे केस में, वही हमारे बताया ना ओपीसी के केस में ऐसा जैसे अनसाउंड माइंड हो गया, तो भैया ऐसे केस में क्या होगा, अब जो नॉमिनी है ये अक्षय कुमार है, ही विल बिकम दी मेंबर, अक्षय कुमार नाउ विल बिकम दी मेंबर। ये जो नॉमिनी है, नॉमिनी विल बिकम मेंबर। ओ, तो ये मेंबर बन जाएंगे। ठीक है सर, ये मैंने एक बात आपके साथ डिस्कस करी। अब देखो लॉ मेकर ना दो यहां पर कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं, लॉ यहां पर दो कीवर्ड्स को डिफाइन करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कीवर्ड्स, भैया लॉ के अंदर कीवर्ड्स आपकी जो है संजीवनी बूटी का काम करेगी। अगर आपने कीवर्ड्स नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे। तो दो कीवर्ड्स आपको मैं बताना चाह रहा हूं। एक तो ओपीसी में मेंबर के लिए एक अच्छा कीवर्ड यूज किया इन्होंने, मेंबर के जगह इन्होंने यूज किया, मेंबर यूज नहीं करके इन्होंने यूज किया सब्सक्राइबर टू एमओए। हमने पढ़ा था ना, एक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो एमओए को कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैंने भुवन बम का एग्जांपल भी दिखाया था, उनकी और उनकी माताश्री ने कंपनी को सब्सक्राइब कर रखा था। तो वो पूरा एग्जांपल भुवन बम की कंपनी बीबी की वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड का एनालिसिस करके दिखाया था, और मैंने दिखाया था उनकी और उनकी माताजी ने सब्सक्राइब कर रखा था। वैसे ही मैंने जब कंपनी बनाई थी नालायक प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर मैंने और रतन टाटा जी ने सब्सक्राइब कर रखा। तो इनिशियली जो लोग जो है कंपनी में पैसा लगाते हैं वो सब्सक्राइबर टू मेंबरशिप कहलाते हैं, और वही आगे जाकर के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। वही आगे जाकर के क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। तो भैया यहां पर है ना, मेंबर को मेंबर नहीं डिनोट करके इन्होंने सब्सक्राइबर टू एमओए बोल करके डिनोट किया। ठीक है, तो हम भी ओपीसी के रेफरेंस के अंदर मेंबर को जो है सब्सक्राइबर टू एमओए बोल देंगे। अपना क्या जाता है, अपने लॉ मेकर के साथ ट्यूनिंग बना करके चल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसके अलावा यहां पर नॉमिनी को ना नॉमिनी नहीं बोला, दिक्कत ये, नॉमिनी को ना नॉमिनी नहीं बोला। नॉमिनी के लिए ना एक लंबा चौड़ा नाम रख दिया, नॉमिनी के जगह पर बोला अ पर्सन हु इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर और इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ subscriber to MOA, subscriber to MOA, a person who event of death of the subscriber to MOA या फिर incapacity to contract of the subscriber to MOA becomes member of OPC। तो नॉमिनी की जगह इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन दे दिया, बोला कि नॉमिनी की जगह हम लोग नॉमिनी नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ए पर्सन। हमारे एग्जांपल में कौन था सर, हमारे एग्जांपल में तो अक्की पाजी थे, हमने एग्जांपल में लिया था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हु इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर कोई सब्सक्राइबर टू एमओए है, मान लीजिए जो भी ओपीसी बना, मैं ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए कि राजपाल जी का वो हो गया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। आप हमारे सारे लेक्चर्स को आप www.prabhavagarwala से परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारे क्लासेस से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कंसेप्ट थोड़े हिले हुए हैं, आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा है, आप लॉ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लीज़ डू कंसिडर परचेजिंग आवर लेक्चर। बेयर मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी, इन डेप्थ एनालिसिस, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, पर्सनल डिस्कशन है, सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। आपको बेसिकली लॉ में 60+ दिन आने की कमिटमेंट मेरी होती है, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ को ना बस ऊपर से पढ़ लेते हैं, ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा सर। इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का ज़माना है, आपके एक प्रैक्टिकल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज को वो टेस्ट करता है, राइट। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी पड़ती है, क्योंकि यार जो लॉ में फेल होते हैं ना, वो 10-20 नंबर से फेल नहीं होते, वो 4-5 नंबर से ही फेल होते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने लाइफ में 6 महीने की सफरिंग्स को ऐड कर रहे हो। इसे प्लीज़ लॉ को अच्छे से पढ़ें, और कैसे पढ़ा जाता है उसके एक एनालिसिस आपको ये वीडियो देख करके पता चल गया कि हम किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट को, राइट। एंजॉय योर वीडियो,
थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नॉमिनी की जगह उन्होंने वर्ड यूज कर दिया पर्सन हु इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर टू एमओए या इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए। मतलब हमारे केस में पर्सन कौन था, नॉमिनी अक्षय कुमार था। हु इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर कल को जो है मेंबर का डेथ हो जाता है, यानी कि अगर कल को मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, राजपाल जी को कुछ हो जाता है, तो फिर वो मेंबर बन जाएंगे अक्षय कुमार। या फिर इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ये, इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर। देखो सर, इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका मतलब पहले तो हम समझते हैं कि इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम लोग बचपन के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको बताता है कि भैया अगर आपने किसी भी व्यक्ति हु इज नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एनी पर्सन हु इज नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो तो वॉइड ही हो जाएगा, हमेशा वॉइड ही कराएगा। तो भैया उनसे पूछा था कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनकैपेसिटी रखते हैं, हु आर द पर्संस हु आर इनकैपेसिटी, हु इज हैविंग नॉट हैविंग अ कैपेसिटी, या किसका किसका इनकैपेसिटी ऑफ डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने बता रखा भैया पहला तो हो जाता है माइनर, छोटे छोटे चिटकी मिटकी लोग जो है, चिंटी मिंटी लोग जो है माइनर, वो होते हैं इनकैपेसिटी। सर और बताओ ना, और बेटा अनसाउंड माइंड, अगर कोई व्यक्ति जिसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, ठीक है, मैंने बताया ना राजपाल जी मंजोलिका को देखा दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अनसाउंड माइंड हो गया। तो जैसे ही अनसाउंड माइंड हो गया आप हो जाते हो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही आप हो जाते हो इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही आपका जो नॉमिनी था हु विल बिकम द मेंबर ऑफ द ओपीसी। सर और बताओ और क्या हो सकता है। सर और एक एग्जांपल ले लो इंसॉल्वेंसी का, ठीक है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है मेंबर, तो भैया उस केस में उसको क्या बोलते हैं, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस केस में भी जो है जो उसका नॉमिनी रहता है दैट विल बिकम दी मेंबर ऑफ दी ओपीसी। हाँ, तो ये केसेस होते हैं। इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बोलूं एक बहुत वाइड टर्म लॉ मेकर ने यूज किया, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना अगर एक वाइड टर्म यूज किया, नहीं तो हमको इतने सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ते, और भी कई पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। इससे अच्छा बेटर है इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसके जिसके पास कैपेसिटी नहीं होता, मैंने बता देगा नॉर्मली कौन कौन है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है और इंसॉल्वेंट व्यक्ति, इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो भैया अगर ऐसा आप सिचुएशन में टर्न हो गए, मतलब एक नॉर्मल आदमी अनसाउंड माइंड हो गया या एक नॉर्मल आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, तो भैया उस केस में जो नॉमिनी था विल बिकम दी मेंबर। ठीक है, तो अब मैंने यही बताया कि भैया नॉमिनी को नॉमिनी नहीं रेफर करके इन्होंने रेफर किया पर्सन हु इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए बिकम्स द मेंबर ऑफ द ओपीसी। तो सब्सक्राइबर का डेथ होने या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो पर्सन मेंबर बन जाएगा, उसे हम कहेंगे नॉमिनी। तो नॉमिनी की जगह आपको ये कीवर्ड्स को याद करना है, हालांकि अभी भी थोड़ा सा आपको याद करने में हेल्प हो गया होगा, मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूं, आधी चीजें तो वैसे ही याद हो जाती है। तो भैया सिंपल है, डेथ के केस में या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट दोनों कीवर्ड्स है, डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए, मेंबर नहीं सब्सक्राइबर टू एमओए, या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए में अ पर्सन हु बिकम्स द मेंबर ऑफ द ओपीसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए इज कॉल्ड नॉमिनी। सिंपल, ठीक है। तो अब देखो लॉ ने कैसी बातें लिखी, तो हमने यहां पर लिखा कि भैया देखो मिस्टर अक्षय कुमार बिकम्स द नॉमिनी। तो नॉमिनी के लिए क्या वर्ड्स यूज कर दिए, नॉमिनी के लिए बोला अ पर्सन हु इज इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सब्सक्राइबर टू एमओए बिकम्स द मेंबर ऑफ द ओपीसी। तो आप इस शब्द को यहां पर यूज करके चलेंगे, ठीक है सर। अभी हमको ये भी कीवर्ड्स क्लियर हो गया। तो देखो द मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ। अब देखो ना कितना ईजी होता अगर इतना सब कुछ लिखने के जगह, इतना सब कुछ लिखने के जगह लॉ मेकर्स इतना सब कुछ लिखने के बजाय सिंपल लिख देता नेम ऑफ द नॉमिनी, बस कितना जिंदगी आसान हो जाता अगर लॉ मेकर यहां पर लिख देता मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द नॉमिनी, कितना आसान होता। लेकिन नहीं, नॉमिनी नहीं लिखा। अब नॉमिनी नहीं लिख करके वही लंबा चौड़ा नाम लिखा जो मैंने आपको बताया। देखो ना नॉमिनी की जगह क्या लिखा, अदर पर्सन हु शैल बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमको भी ये वर्ड ऐसे ही याद रखना है, अच्छा रहेगा, नंबर अच्छे मिल जाएंगे। इसीलिए नॉमिनी के जगह आप इसको, जहां पर आपका सेंटेंस नॉमिनी बना के कंप्लीट होता है उसके जगह ये वर्ड को यूज कर दो, पर्सन हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ द ओपीसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए। ठीक है, एनी चेंज इन द नेम ऑफ द
पर्सन शेल नॉट बी डीम टू बी एन ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। इस पॉइंट को हम एक बार ना पेंडिंग रखते हैं, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा लॉजिक लॉ मेकर ने रखा, इसको मैं एक बार ना पेंडिंग रख रहा हूं। वी शेल डिस्कस द लॉजिक, एकदम लास्ट में इस टॉपिक का लॉजिक को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखे भैया। एक तो बोला कि तुम नेचुरल पर्सन हो, क्योंकि भैया हम लोग ना सिंगल व्यक्ति लोग की मदद करने चाहते हैं जो जिंदगी में तन्हा है, अकेला है, ठीक है, उसका मदद करना चाहता है। तो भैया ऑफ कोर्स कंपनी जो है, आर्टिफिशियल जो पर्सन है वो जिंदगी में तन्हाई हो ही नहीं सकता ना भैया। कैसा लगेगा हम बोलेगा कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन तन्हा है, क्या फालतू बात कर रहे हो सर, आर्टिफिशियल पर्सन कभी तन्हा थोड़ी हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज अ नेचुरल पर्सन। फिर हम इंडियन के तन्हा और सिंगल लॉन्डो की बात करेंगे ना, बाहर के विदेशों की जो है सिंगल लॉन्डो की क्यों बात करेंगे हम, इंडियन सिटीजन होना भी मैंडेटरी है, ठीक है सर। सर इंडियन सिटीजन कैसे डिटरमाइन होता है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है अभी जो, जिसके वजह से यू नो कई साल पहले जो है वो हुआ था, ये CAA का जो प्रोटेस्ट वगैरह चला था, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था उसी को तो अमेंड किया था, उस एक्ट से डिटरमाइन किया जाता है कि इंडिया का सिटीजनशिप है कि नहीं है, ठीक है। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, सर ये येलो क्यों कर रखा है, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट इन्होंने कर रखा था फाइनेंस एक्ट 2021 से। 2021 के फाइनेंस एक्ट में इन्होंने बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया, बोला कि पहले क्या होता था, पहले बोलते थे कि आपको रेजिडेंट भी होना पड़ेगा, मतलब तीन क्राइटेरिया था, पहला 3 क्राइटेरिया था, पहले 3 क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी के लिए, 3 क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी के लिए। पहला क्राइटेरिया था भैया तुम नेचुरल पर्सन हो, ओ नेचुरल। दूसरा तुम इंडिया का सिटीजन हो, और तीसरा तुम रेजिडेंट हो इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया यानी इंडिया में तुम रुका हुआ हो, मतलब इंडिया में तुम रहता हो आमतौर पे, तो उस 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करने से ही तुम ओपीसी इंडिया में बनाने के लिए एलिजिबल होगे। इस बार ताई निर्मला सीतारमन और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आई और उन्होंने कहा क्या रेजिडेंट इन इंडिया, इसको हटाओ, इसको बोलो वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो बोला कि चाहे इंडियन रेजिडेंट हो, चाहे इंडिया में नहीं भी रहता हो, मतलब कोई एनआरआई व्यक्ति है, ठीक है, एनआरआई टाइप का आदमी है, वो इंडिया में आके एक ओपीसी बनाना चाहते हैं, तो भैया अगर वो इंडियन सिटीजन है और वो नेचुरल पर्सन है तो आकर के बना सकता है। ये क्राइटेरिया अब उसके लिए नहीं है। तो कोई एनआरआई भी आकर के, एनआरआई है जिंदगी में तन्हा है, यहाँ आकर के धंधा करना चाहता है, वो भी कर सकता है। गवर्नमेंट ने कहा मोस्ट वेलकम। सर ये क्यों किया, ओपीसी का ट्रेंड ना बहुत चलने लग गया था, ओपीसी काफी पॉपुलर हो चुका था आने के बाद, कई लोग हैं जो ओपीसी बना करके बिजनेस कर रहे थे लोग, तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए बाहर से भी अगर कोई व्यक्ति सिंगल आकर के काम करना चाहते हैं, कोई एनआरआई है वो यहाँ आकर के काम करना चाहते हैं, अकेला बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको हम अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। अब उनसे पूछा कि भैया ये रेजिडेंट शब्द का मतलब बताओ, उनको बोला भैया ताई ये रेजिडेंट का इंडिया मतलब इंडिया में रहता हो, अब ये कैसे डिफाइन करेंगे इंडिया में रहता हो, कोई तो क्राइटेरिया होना पड़ेगा ना। तो बोला बात तो ठीक है। तो क्या किया, पहले मैं आपको पहला बिफोर द अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा हूं क्या था, और मैं आफ्टर द अमेंडमेंट दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो बिफोर द अमेंडमेंट क्या बोलता था, बोलता था कि आप एटलीस्ट आधा टाइम इंडिया में गुजारा हो। कब, पिछले साल। सर पिछले साल क्यों लेता था, कॉमन सेंस है ना। अगर मान लो मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में चेक कर रहा हूं, मुझे मेरे पास एक व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि ये बताओ, मान लो 1 जुलाई 2021 को एक व्यक्ति आकर के मुझको बोलता है कि ये बताओ कि वेदर आई एम अ रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। तो भैया इस फाइनेंशियल ईयर का तो हम डेटा चेक कर नहीं सकते, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में तो अभी सिर्फ अप्रैल मई जून 3 महीना बीता है। तो 3 महीने के बेसिस पे हम कैसे बताएंगे कि तुम इंडिया में रहता है कि नहीं रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जिस साल चेक कर रहे होते हो उसके पिछले साल का क्राइटेरिया ले लो, मतलब तुम चेक करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्राइटेरिया ले लो, यानी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर ले लो, उस फाइनेंशियल ईयर में हम तुमको बता देंगे, उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लो कि इस साल तुम्हारा स्टेटस रेजिडेंट है कि नहीं है। तो पहले बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 क्या बोलता था कि देखो 365 डेज होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भैया तुम आधा ले लो, तो आधा में अगर इसको आप टोटल करेंगे तो आई थिंक 182.5 आएगा। बोला क्या 0.515 लेगा, तो बोला कि अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज रहता है, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में स्टेटस निकालना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको स्टेटस निकालना है, तो भैया आप देखो कि क्या आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में पिछला साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या आप मोर देन 182 डेज, रादर मैं बोलूं 182 डेज और मोर,
दोनों 182 डेज रहे तो भी आप रेजिडेंट हो जाओगे, 182 डेज और मोर तो भी आप रेजिडेंट हो जाओगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हुआ करता था, ये था बिफोर द अमेंडमेंट, प्लीज नोट, ये था बिफोर अमेंडमेंट, बिफोर द अमेंडमेंट। सर आप बिफोर अमेंडमेंट की बात हमको क्यों बता रहे हो? क्योंकि हो सकता है आप इंस्टीट्यूट का अनअपडेटेड स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, वहां पर 182 लिखा हुआ है, आप बोलो कि बता नहीं, ये बता रहे हैं कि कुछ और बुक में लिखा हुआ है 182, इसलिए मैं आपको पुराना भी बता रहा हूं कि पुराना ये था। अब उसको नया क्या किया, अब उन्होंने रिलैक्स किया, बोला कि 182 डेज को हम कमा देंगे, ठीक है। 182 डेज को कमा के 120 डेज कर दिया, 120 डेज कर दिया। कब से? फाइनेंस एक्ट 2021 से। फाइनेंस एक्ट 2021 में निर्मला सीतारमन जी ने ओपीसी के क्राइटेरिया को रिलैक्स करते हुए ये बोला कि 182 डेज नहीं देखना है, अगर आप पिछले साल में 120 दिन में रहे हो तो भी हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे, आपको 182 डेज का क्राइटेरिया चेक नहीं करना। लेकिन मैंने ताई से ये पूछना चाहता हूं, मैं ताई से जेन्युइनली पूछना चाहता हूं कि मैडम, जब यहां पर ये रेजिडेंशियल वाला क्राइटेरिया ही हटा दिया था, जब यहां पर ये बोल दिया कि रेजिडेंट हो नहीं हो आपको दोनों ही केस में ओपीसी बनाना अलाउ कर देंगे, तो ये सब बकलोली करने का जरूरत क्या था? 120 डेज बोलने का जरूरत ही क्या था? आप हटा ही दो ना, रेजिडेंट का डेफिनेशन मत ही चेंज करो, पुराना वाला ही रहने दो, फर्क क्या पड़ता है इससे? लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कर दिया, उनकी इच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है सर। तो वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, तो यहां पर ये बोल दिया और रेजिडेंट को जो है डिटरमाइन कर दिया। रेजिडेंट मींस अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, यानी कि 120 डेज, ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज आप रहे हुए हो। कब? ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका भी लॉजिक मैंने बता दिया कि भैया इस साल तुम स्टेटस निकाल रहे हो ना, तो इस साल का तो तुमको पता नहीं, भैया मैं 1 जुलाई को पहुंच गया और बोला कि निकाल के दो स्टेटस, तो भैया इस साल में अगर हमको 120 डेज कैलकुलेट करना होगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। मैंने बताया ना, यहां पर अगर भैया इस साल में हमको बोला जाए, अगर कोई 1 जुलाई यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में, मान लो फाइनेंशियल ईयर 2021 में आकर के 1 जुलाई को बोले 2021 को कि मेरा तुम स्टेटस निकाल करके बताओ हम रेजिडेंट है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो 120 डेज से ज्यादा स्टे हुआ है कि नहीं? तो ये अनसर्टेनिटी रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया क्या बोला कि इस ईयर में चेक करना है, तो इस ईयर का मत देखो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखो, तो तुमको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखो, तब तुमको पूरा अच्छा डेटा मिल जाएगा। तो उसमें अगर तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज रहे हो तो तुम्हारा स्टेटस हम क्या बना देंगे? तुम्हारा स्टेटस हम रेजिडेंट मान लेंगे। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अगर कोई नॉन रेजिडेंट भी है वो भी इंडिया में आकर के ओपीसी बना सकते हैं, ठीक है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि सर अगर एक, ये तो मेंबर का भी क्राइटेरिया है, ये नॉमिनी का भी क्राइटेरिया, मतलब अगर कोई नॉमिनी बनना चाहता है, प्लीज ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ है मेंबर। अगर मैं बताऊं एलिजिबिलिटी ऑफ नॉमिनी, अगर मैं बोलूं एलिजिबिलिटी ऑफ नॉमिनी, सर नॉमिनी बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? सेम एलिजिबिलिटी है, सेम, मतलब नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज होना पड़ेगा। तो सर आप जो एग्जांपल लिया था भूल भुलैया वाला, उसमें अक्षय कुमार को नॉमिनी बना दिया। हम लोग तो सुने कि अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन नहीं है, वो तो कनाडा का सिटीजनशिप होल्ड करके रखता है, ठीक है। हालांकि मैंने भी ये सुन रखा है कहीं से, पर मुझे नहीं लगता ये सही बात है, ये मीडिया के अंदर जो है अफवाह चलती है। मुझे पूरा दिल से यकीन है कि अक्षय कुमार इंडियन सिटीजन ही है और मैं अभी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। हालांकि अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो वो नॉमिनी भी नहीं बन सकता और वो मेंबर भी नहीं बन सकता ओपीसी के अंदर। ये पोजीशन बहुत क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए कटरीना कैफ है, कटरीना कैफ ने अगर इंडियन सिटीजनशिप ले लिया होगा तो उसका एक प्रोसीजर होता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, तो उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ होता है। तो अगर उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले लिया तब तो वो भैया मेंबर भी बन सकते हैं किसी ओपीसी में, नॉमिनी भी बन सकते हैं किसी ओपीसी में। लेकिन अगर उन्होंने सिटीजनशिप इंडिया का नहीं ले रखा है तो ना तो वो मेंबर बन सकती हैं ना वो नॉमिनी बन सकती हैं, ठीक है सर। ये भी हमको जो है क्लियरी आ गया, ठीक है सर। तो ये भी हमका क्लैरिटी बन गया है, ओके। अब जो है हमने यहां तक जब डिस्कस कर ही लिया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, लिमिट ऑन द नंबर ऑफ ओपीसी। भैया तुम लॉ मेकर क्या बोला? लॉ मेकर बोला कि हम लोग ओपीसी को क्यों लेकर के आए दुनिया में? हम लोग ओपीसी को दुनिया में इसलिए ना लेकर के आया कि अगर कोई जिंदगी में अकेला है, तन्हा है, तो वो एक बिजनेस मॉडल कैरी आउट कर सके, उसको किसी का हेल्प, मतलब उसको एक कंपनी बनाने के लिए दे देगा, किसी के डिपेंडेंस नहीं रहना पड़े उसको, वो अकेले के दम पे, मेंबरशिप के दम पे वो कंपनी चला सके, उसको किसी पर कोई भरोसा नहीं करना पड़े, ठीक है। अब सोचो ना, मैं को बिजनेस करने के लिए लॉ मेकर ने एक छूट दिया और मैं 5-6 ओपीसी बना के घूम रहा हूं एकदम,
क्या ऐसे अलाउ कर देगा क्या पूरा गैंग ऑफ ओपीसी बना के? लॉ मेकर बोला बकवास मत करो, ये तुम लोग को हम लोग ना एक बेनिफिट दिया, एक छूट दिया, एक रिलैक्सेशन दिया, तो इसका मतलब ये नहीं एक एक आदमी 6-6 ओपीसी बना के घूम रहे, ये सब नहीं करने देगा, ये सब नहीं करने देगा। ठीक है, बिजनेस करना है एक एंटिटी के में करो चुपचाप, 6-6 5-5 6-6 ओपीसी बनाने का अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए क्या बोला देखो, कोई एक व्यक्ति है, मान लो मिस्टर अक्षय कुमार, तो ये बोला लॉ मेकर कि अक्षय कुमार, पहली बात तो आपको 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आप होने चाहिए नेचुरल पर्सन। अक्षय कुमार नेचुरल पर्सन है, हाँ सर, चलते फिरते हैं, खाते हैं, उनको बीच में कोविड भी हो गया था, ठीक है, वो रिकवर भी हो गए। उसके बाद वो इंडियन सिटीजन है, मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं वो इंडियन सिटीजन ही है, बकवास बात है, ये रूमर है, ठीक है। और तीसरा, वो इंडिया में 182, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सॉरी 182 बोल दिया, 120 डेज, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 120 डेज रहे हो नहीं रहे हो, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो मिस्टर अक्षय कुमार जो है तीनों क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो एट मैक्स ओपीसी में ही कैन बी मेंबर इन 1 ओपीसी, he can be nominee in 1 ओपीसी। लॉ मेकर बोला बस इतना ही, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है और उससे ज्यादा एक ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। सर मान लीजिए भूल भुलैया प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ये बनाया राजपाल जी ने, हमारे एग्जाम्पल में राजपाल जी ने बनाया, और राजपाल यादव ने इसमें अक्षय कुमार को क्या बना दिया, नॉमिनी। अक्षय कुमार जी को क्या बना दिया, नॉमिनी। बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, सपोजिंग कि कल को अक्षय कुमार को खुद का एक और बनाना है, मान लो इन्होंने बना लिया हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। अब बोला कि इसके अंदर मैं अक्षय कुमार क्या करना चाहते हैं, ये मेंबर बनना चाहते हैं, ये भी बन सकते हैं क्या, साथ में ये दोनों में बन सकते हैं क्या, यहां नॉमिनी है और यहां मेंबर है, एक साथ में एट अ टाइम बन सकते हैं, एक में मेंबर और एक में नॉमिनी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एट अ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक कंपनी में मेंबर और एक कंपनी का नॉमिनी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये मैक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉ मेकर ने कहा इतना हम आपको जो है आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। लॉजिक मैंने आपको बताया कि भैया एक मॉडल बना के बिजनेस करो, ऐसे 5-6 बिजनेस एंटिटी ले लेकर के मत घूमो, क्योंकि हम आपको रिलैक्सेशन दिया है, आपको इसको मिसयूज करने का हम टूल नहीं दिया, ठीक है। तो अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी एट अ पॉइंट इन टाइम, एंड सेड पर्सन शेल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी, ठीक है। अब सर सुनो ना, अब एक क्या हुआ कि इसमें अक्षय कुमार क्या था, मेंबर था, और इसमें नॉमिनी था। अब एक दिन क्या हुआ, राजपाल यादव जी जो है मोंजोलिका को देखा, और मोंजोलिका को देख करके थोड़ा सा अनसाउंड माइंड हो गया। अब जैसे ही अनसाउंड माइंड हुआ, आप क्या बोला था कि अक्षय कुमार क्या बन जाएगा, अब अक्षय कुमार क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। तो जैसे ही ये मेंबर बना, आप तो देखो ना, आप बोला था कि एक से ज्यादा में मेंबर नहीं हो सकता, अब तो ये देखो ना, दो जो है ओपीसी के अंदर मेंबर बन गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो लॉ ने उसके लिए भी क्लैरिफाई कर रखा है, देखो कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पर्सन बिकमिंग मेंबर इन मोर देन 1 ओपीसी। तो एक बार में एक मेंबर 2 ओपीसी में मेंबर बन सकते हैं, कैसे हो सकता है ये मैंने बताया कि मान लो मैं एक ओपीसी में मेंबर हूं और एक ओपीसी में नॉमिनी हूं, तो उस जिसमें मैं नॉमिनी हूं उसके मेंबर को अगर कल कुछ हो जाता है तो भैया मैं 2 कंपनी के ओपीसी में मेंबर बन जाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो, where a natural person being member in 1 OPC in accordance with this rule becomes a member in another such company। तो हमारे केस में कौन था, नेचुरल पर्सन कौन था, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार थे मेंबर इन 1 ओपीसी, कौन सा था, हेरा फेरी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ठीक है। बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी, तो ये कौन से कंपनी में बन गया भैया, भूल भुलैया प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, इसमें बन गया। तो क्या होगा, बीइंग अ नॉमिनी इन दैट 1 पर्सन कंपनी, सच पर्सन यानी अक्षय कुमार shall within a period of 180 days ensure that he does not remain a member of more than 1 OPC। तो भैया लॉ मेकर अक्षय कुमार जी को 180 दिन का टाइम देगा, बोला 180 दिन के पास है तुम्हारे पास, 180 दिन बस इतने ही है तुम्हारे पास अक्कीपा जी, तुम दोनों में से एक को चूज करो, जिसको तुम्हारा मन बोलता है उसको तुम चूज करो। तो एक में तुम रिजाइन करो और एक में तुम मेंबरशिप बनकर रह सकते हो।
तो तुम्हारा मन, अब लॉ नहीं बताएगा ना कि तुमको किस में चूज करना है, ये तुम्हारा मन है, फ्रीडम है, तुम जिसमें मेंबर रह करके उसमें बिजनेस करना चाहो तुम उसमें रह सकते हैं। तुम्हारा मन, तुम भूल भुलैया में काम करना चाहते हो तुम भूल भुलैया में मेंबर बन के काम करो। तुम्हारा मन है तुम हेरा फेरी में काम करना चाहते हो तुम हेरा फेरी में मेंबर रहो और उसमें रिजाइन कर दो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रख सकता। 180 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू टेक अ करेक्टिव एक्शन एंड यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम वन ऑफ द ओपीसीज। ठीक है, ये भी हमको क्लियर हो गया सर। उसके बाद रूल 3 सब रूल 4 बताता है पोजीशन ऑफ अ माइनर। चुटकी मुटकी लोग का क्या पोजीशन होगा सर? चुटकी मुटकी लोग का क्या पोजीशन होगा? हम लोग तो बोल ही दिया ना सर, हम लोग तो बोल ही दिया। माइनर क्या होता है बच्चा? माइनर हमेशा होता है अ पर्सन हु इज हैविंग नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इज इनकैपेसिटी, इज नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट हैविंग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया जब हमने डिस्कस किया था शुरू में तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई मेंबर है, वो मेंबर का डेथ हो जाता है या वो इनकैपेसिटी बन जाता है, इनकैपेसिटी हो जाती है उसकी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो भैया उस केस में क्या है? नॉमिनी जो है दैट विल बिकम द मेंबर। तो माइनर जब ऑलरेडी नॉट हैविंग अ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो भैया वो मेंबर कैसे बनेगा? जैसे ही वो मेंबर बनने लगेगा बोलेगा हट तुम इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अब नॉमिनी तुम्हारा मेंबर बन जाएगा। तो भैया माइनर वाइनर के केस में ना दोनों चीज डिसअलाउ कर दिया, बोला कि माइनर, इसी लॉजिक से तुमको हम लोग, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है माइनर, तुमको ना तो हम नॉमिनी बनने देगा, नॉमिनी भी बनने नहीं देगा तुमको, हम ना तो ओपीसी का कोई मेंबर बनने भी नहीं देगा, हम तुमको ना तो मेंबर बनने देगा ओपीसी का, ना तुमको हम नॉमिनी बनने देगा, दोनों नहीं बनने देगा। लॉजिक मैंने बताया क्योंकि वो उसको तो शुरू से ही इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और ओपीसी के अंदर ये बोला है कि अगर कोई मेंबर है उसका नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भैया उसके जगह नॉमिनी आ जाएगा। तो भैया तो तुम सेम वाइज नॉमिनी, अगर नॉमिनी भी कल को कोई कंपनी आगे जाकर के हम बढ़ेंगे, अगर मान लो कल को ऐसा है कि राजपाल यादव ने अक्षय कुमार जी को नॉमिनी अपॉइंट किया, आगे जाकर के हम इस बात को भी पढ़ेंगे, तो नॉमिनी भी अगर कल को ना इनका भी अगर बाई चांस भगवान ना करे, भाई बहुत लंबे जी, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज दिल पे मत लेना, ये ऐसा हो जाता है, या वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इनकी भी, कल को ये दोनों में से कुछ हो जाए इनका, तो भैया इन दोनों में से अगर कुछ भी हो जाए इनका, तो राजपाल यादव को, ये आगे लिखा हुआ है, तो राजपाल यादव को ना एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। तो भैया अब सोचो ना, अब माइनर, अब मेंबर के लिए भी ये बोल दिया कि जैसे इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, और नॉमिनी के लिए भी बोल दिया कि जैसे ही तुम्हारा इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होगा तुम्हारी जगह एक नया व्यक्ति नॉमिनी के रूप में आएगा और मेंबर को एक नया व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर माइनर को कैसे लेकर के आएगा? भैया माइनर तो शुरू से इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पर कैसे लेकर के आएगा? यहाँ भी माइनर को नॉमिनी में भी कैसे लेकर के आएगा? क्योंकि माइनर का तो शुरू से ही वो क्या होता है? इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए दोनों पोजीशन में लॉ ने मना कर रखा है, रूल 3 के अंदर, रूल 3 सब रूल 4 के अंदर इसने मना कर रखा है कि न तो तुम बन सकते हो मेंबर, न तुम बन सकते हो नॉमिनी। ठीक है सर, ये क्या लिख दिया? कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इसको मैं ना एक बार पेंडिंग मार्क कर रहा हूं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का कंसेप्ट हम चैप्टर नंबर 7 में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में जब हम करेंगे उसको डिस्कस, ओपीसी का कुछ पार्ट अभी नहीं होगा, ओपीसी का कुछ पार्ट चैप्टर 7 के साथ भी होगा, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वहां पर जब एक सेक्शन आएगा 122, उसको कराने के बाद हम ओपीसी का और भी कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। वहां जब हम डिस्कस करेंगे तो इस टॉपिक को हम एक बार वहां पर भी पिकअप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको मैं एक बार पेंडिंग रख देता हूँ। कब? पेंडिंग फॉर चैप्टर नंबर 7। आप भी अपने नोट्स में इसको पेंडिंग फॉर चैप्टर नंबर 7 मार्क कर ले, हम इसे बाद में कर लेंगे। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद लगाया कुछ प्रोहिबिशन। अब मैंने बताया ना, प्रोहिबिशन शब्द जब यूज करते हैं तो लॉ ने साफ मना कर दिया, बेटा कोई अगर मगर नहीं करेगा ही नहीं ओपीसी। क्या? पहला, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या होता है? सुनो, सेक्शन 8 कंपनी मतलब होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। सर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी मतलब जो बेसिकली समाज सेवा करने के लिए बना हुआ है, वो बिजनेस करने के लिए नहीं, वो समाज का सेवा करने के लिए बना हुआ है। तो लॉ मेकर बोला सुनना, अकेले आदमी, ये थकेले आदमी, थकेले अकेले आदमी, तेरे को बिजनेस करने के लिए एक बनाने दिया ओपीसी, तेरे को जान धर्म करना है, चंदा चिट्टा करना है, तो तेरे को कंपनी काहे ना बनाने, अकेले का दम पे करना, तो बांट पैसा, बांट लुटा पैसा, जितना गरीबों में लुटाना है, तो कंपनी बनाने का काहे ना जरूरत है उसमें। भैया ओपीसी को तुम बनाएगा तो सिर्फ एक ही इंटेंट के साथ बनाएगा, वो है धंधा करने के लिए। अगर तुमको बिजनेस करना है तो तुम ओपीसी बनाओ, और अकेला है
तो अकेला है और बिजनेस करना है तो तुम ओपीसी बनाओ। चंदा चिट्टा करने के लिए ओपीसी बनाना अलाउ नहीं करेगा तुमको, ठीक है। चंदा चिट्टा करना है तो वैसे ही करो ना, बिना कंपनी बनाए। दान धर्म करना है ऐसे ही करो, कितना सारा दान धर्म करने का सोर्स है तो वैसे ही करो, तुमको कंपनी का है ना बनाने का जरूरत है, ठीक है। तो गुस्सा हो गया लॉ मेकर, बोला कि तुमको सेक्शन 8 कंपनी यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाने देगा। ओपीसी बनाना है तो तभी उसी सिचुएशन में बनाना होगा जब तुमको बिजनेस करने का नियत है, तुमको अकेला बिजनेस करना है तो ही ओपीसी बनाने देगा, ठीक है। उसके बाद बोला तुमको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का काम करने नहीं देगा। मतलब सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो दूसरा जगह आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, दूसरा जगह पैसा बांटने का काम नहीं देगा। बेटा एक बात बताओ, तू जिंदगी में अकेला है, लॉ मेकर बोला तू जिंदगी में अकेला है, तू सहारा ढूंढ रहा है कि बिजनेस करूंगा, तो बिजनेस कर ना, तू कहाँ है ना पैसा लुटाने में गांव को लगा हुआ है, तू खुद बिजनेस कर, कहाँ है ना पैसा लुटाने का काम में तू जुटा हुआ है, तो तुमको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी अलाउ नहीं करेगा। सिमिलरली यहां पर क्या बोल दिया, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे सर ओपीसी दूसरा कोई बॉडी कॉर्पोरेट, शब्द देखो ना कितना वाइड शब्द यूज कर दिया, बोला कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना तो शेयर्स में ना डिबेंचर में। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ना किसी कंपनी में ना किसी एलएलपी के अंदर, किसी में भी नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट एक बहुत वाइड टर्म है, एग्जाम में सवाल पूछ लेगा। एक ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता। एक ओपीसी किसी पब्लिक कंपनी का डिवेंचर में इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी ये बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में आता है। और सिक्योरिटीज के अंदर शेयर भी आ जाता है, डिवेंचर भी आ जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, और पूछा भी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सर लॉजिक बताओ, लॉजिक सेम, तुमको बनाने दिया है कंपनी अकेला बिजनेस करने के लिए, और तुम दूसरा का जमा पूंजी, तुम दूसरा का डिवेंचर में दूसरा को पैसा लुटाने का चक्कर में लगा हुआ है। भैया दूसरा का कंपनी में पैसा लगाना है या दूसरा का जो है डिवेंचर्स में तुमको इन्वेस्ट करना है तो अकेले का दम पे करना, कंपनी बना के काहे ना तुमको गर्दम मचाना है। समझ में आया? इसीलिए लॉ मेकर बोला कि तुमको सिर्फ बिजनेस करने का मेन उद्देश्य है, हम लोग तुमको सिर्फ बिजनेस करने देना चाहते हैं, तुम और कोई दाएं बाएं का काम मत करो। तो भैया एक तो क्या बोला, तुमको सिर्फ बिजनेस करना देना चाहते हैं इसलिए सेक्शन 8 कंपनी मत बनाओ, तुमको सिर्फ बिजनेस करना देना चाहते हैं इसलिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मत बनाओ, तुमको सिर्फ बिजनेस करना देना चाहते हैं इसलिए तुम जो है दूसरा किसी बॉडी कॉर्पोरेट का सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट मत करो, और दूसरा तुम एक ही ओपीसी बनाओ, एक व्यक्ति एक ही ओपीसी बनाओ, ज्यादा से ज्यादा एक में नॉमिनी रह सकता है, तो 5-6 ओपीसी लेकर के मत घूमो, डिस्को डांस नहीं करना, किट्टी पार्टी करने के लिए ओपीसी अलाउ नहीं कर रहे तुमको, ठीक है। इसीलिए ये दो चीजें यहां पर लेकर के आए। उसके बाद है वॉलेंटरी कन्वर्जन, उसके बाद है वॉलेंटरी कन्वर्जन। ये पॉइंट डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने भी अपने नोट्स लिख करके आपको जो है डिलीट मार दिया है इसको। सर डिलीट क्यों मारा? अगेन मैंने आपको लॉजिक बताया क्यों मैं डिस्कस करता हूं, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल है जो अनअमेंडेड आपको मिला हो, नहीं अपडेट हुआ हो, तो आप जो है उसमें परेशान मत होइएगा, ये प्रोविजन डिलीट हो चुका है। सर पहले ये क्या था, पहले ये प्रोविजन हुआ करता था कि अगर मेरे को ना ओपीसी को कन्वर्ट करना है अपने आप को प्राइवेट कंपनी को या पब्लिक कंपनी को, तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे ना 2 साल वेट करना होगा, 2 साल फ्रॉम द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लो मैंने 1 जनवरी 2021 को बनाया एक ओपीसी, तो अगर मुझे उस ओपीसी को कन्वर्ट करना, मैंने एक ओपीसी बनाया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, ठीक है। तब मैं जिंदगी में अकेला था, मैं बहुत परेशान था, जिंदगी में कोई नहीं था, अकेला था मैं, लेकिन भविष्य में हमको कोई मिल गया, तो भैया अब हम बोला कि अब धंधा अकेला करने का दिल नहीं करता मेरा, अब हम ओपीसी से कन्वर्ट होगा, अब हम ओपीसी से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएगा। तो लॉ मेकर बोला कर सकता है, वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से कर सकता था, पहले में ये हुआ करता था, लेकिन आपको ना 2 साल वेट करना पड़ेगा, आपको जो है 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ना 31 दिसंबर 2022 तक, इस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ये टाइम इलैप्स होने के बाद ही आप जो है ओपीसी जो है उसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन अब इस कंडीशन को हटा दिया गया, बोला हटा सावन की घटा, तुमको आज बनाया, तुमको सुनना 1 जनवरी 2021 को तुमको ओपीसी बनाया, इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, ठीक है ना। और तुमको अगर मान लो 10 दिन के बाद कोई मिल गया, जिंदगी में कोई मिल गया और दिन खिल गया, तो उसके बाद तुम सीधा कन्वर्ट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर लो, सीधा कन्वर्ट मार ले, कोई वेट करने का जरूरत नहीं, जैसे ही तुमको जिंदगी में कोई मिला कन्वर्ट कर लो, बस सीधा बात, ठीक है। तो लॉ मेकर यहाँ पर प्रोसीजर को रिलैक्स किया, ये भी फाइनेंस एक्ट 2021 से किया। बेसिकली यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिलैक्स करने के लिए ये सब काम किया गया था, तो फाइनेंस एक्ट 2021 में इसको भी डिलीट कर दिया गया। जो वॉलेंटरी कन्वर्जन का 2 साल का टाइम पीरियड हुआ करता था, दैट हैज बीन डिलीटेड। अब मैं अगर आज इनकॉर्पोरेट किया, 10 दिन बाद मुझे कोई जिंदगी में मिल गया और हम बोला कि हम 2 जन मिलकर बिजनेस करना चाहेंगे, तो हम अपना ओपीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे रूल 4। हम बात करेंगे नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ द ओपीसी। रूल 4 की हम बात करेंगे, ठीक है सर। देखिए ये बात तो वही घिसी पिटी बात, दी सब्सक्राइबर टू एमओए। देखिए हमने वर्ड यूज कर दिया मेंबर की जगह क्या, सब्सक्राइबर टू एमओए। शेल नॉमिनेट अ पर्सन। अब देखो शेल नॉमिनेट ए नॉमिनी, इतना लिखने से भी बात बढ़ जाता, लेकिन अगर इतना लिख देता तो लॉ मेकर को एक एक्स फैक्टर मिसिंग लगा। वो एक्स फैक्टर को डालने के लिए ना नॉमिनी की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, पर्सन हु इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए और इन केस ऑफ इनकैपेसिटी टू सब्सक्राइबर टू incapacity of contract to the subscriber to MOA shall become the member of the company। तो देखो ना नॉमिनी की जगह ये वर्ड यूज कर दिया, पर्सन who shall become member of the OPC in case of death of the subscriber to MOA, incapacity or to contract or to subscriber to MOA। ठीक है, such nomination shall be made only after obtaining prior consent of the nominee। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्वियस सा बात है। सुनो बहुत ध्यान से सुनना, हम एक ओपीसी बनाए अकेला तनहा प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। अब हम मुकेश अंबानी का नाम दे दिया उसमें, मुकेश अंबानी मेरा नॉमिनी होगा। अरे भाई मुकेश अंबानी का भी तो मंजूरी होना पड़ेगा सर, क्यों? अरे ऑब्वियस सा बात है, कल को हमको कुछ हुआ गया तो सारा तो जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के ऊपर आ जाएगा, तो भैया इसीलिए उसको जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी भी तो होना पड़ेगा। इसीलिए हमको हर एक टाइम पे जब भी एक मेंबर नॉमिनी को अपॉइंट करेगा उसका कंसेंट लेना मैंडेटरी होता है, और उसका कंसेंट लिया जाता है। एक फॉर्म है INC3, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर है, इसको याद रखिएगा। INC3 के अंदर एक नॉमिनी का कंसेंट लिया जाता है बाय द मेंबर, और जो है उससे ये बोला जाता है लिखित में कि भैया ठीक है हम रेडी है तुम्हारा कंपनी में नॉमिनी बनने के लिए, कि कल को कुछ हो जाएगा तो भाई हम तुम्हारे जगह पर आकर के मेंबर बनेगा और तुम्हारा सारा जितना भी ऑब्लिगेशन है प्लस तुम्हारा जितना राइट्स है उसको हम टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, अब मम्मी को तो बताना ही पड़ेगा, आरोही होता है हमारा मम्मी, तो कंपनी का एक मम्मी होता है माता जी, आरओसी को सारा बात बताना पड़ता है। तो बोला कि हर वो नॉमिनेशन का बात, पहले तो आप कंसेंट को फाइल करेगा INC3 में, तो ये मैंने बताया कि कंसेंट को ऑब्टेन किया जाएगा INC3 में, और उसकी फाइलिंग भी होगी विद ROC इन INC3। तो ये फॉर्म तो फाइल करना होगा। इसके साथ साथ आपको जो नाम वगैरह है वो आप MOA में दोगे, और MOA तो आप फाइल करते हो INC32 के अंदर, हमने बताया स्पाइस प्लस फॉर्म। तो ये जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप बनाते हो तो उस टाइम पे जो है आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात है। देखो नेम ऑफ द पर्सन शैल बी मेंशन्ड इन MOA ऑफ OPC एंड सच नॉमिनेशन अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ द नॉमिनी शैल बी फाइल्ड विद ROC इन फॉर्म INC32। तो INC32 स्पाइस प्लस फॉर्म के टाइम पे ये सारा चीज जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 सिचुएशन हो सकते हैं। इसके बाद मैंने एक ओपीसी बनाया, मैंने एक बंदे का नाम दे दिया कि भैया ये मेरा नॉमिनी होगा। अब इसके बाद 3 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल नीचे ले रखा, देखो बहुत फेमस कॉमेडियन है इंडिया के, आई होप सभी लोग जानते होंगे, जाकिर खान, जाकिर दादा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ओपीसी बनाया, इन्होंने एक कंपनी बनाया सख्त लौंडा प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, सख्त लौंडा प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी इन्होंने एक कंपनी बनाया। ठीक है, अब ये ढूंढ रहा था नॉमिनी किसको बनाए, नॉमिनी किसको बनाए, नॉमिनी किसको बनाए। तो किसी ने इनको रिकमेंड किया कि लालू जी को नॉमिनी बना दो, तो हमारे लालू जी को इन्होंने नॉमिनी बना दी। ठीक है, अब मैं लालू जी का खुद भी बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज इसको ऐसे दिल पे सेंटिमेंटल मत हो जाइएगा। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग सेंटिमेंटल नहीं होगा, हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट मूड में रखिएगा इसको। तो जाकिर खान ढूंढा, लालू जी मिला, लालू जी के पास गया, लालू जी को बोला लालू जी हम एक कंपनी बना रहे हैं सख्त लौंडा प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, क्या आप उसमें नॉमिनी बनेंगे? लालू जी बोला बन जाएंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर। INC3 दे दिया, INC3 दे दिया। अब 3 सिचुएशन हो सकता है, ध्यान से सुनना 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन, एक दिन लालू जी YouTube सर्व कर रहा था, और सर्व करते करते वो देखा कि सख्त लौंडा का एक्चुअली मतलब क्या है, और देखने के बाद बोला अरे धत ससुरा, ये तो अकेला है जिंदगी में, ये सिंगल आदमी की बात कर रहा है, और हमारा आपको तो पता ही होगा लालू जी के 9 बच्चे। तो ये बोले हम कहीं का सख्त लौंडा भैया, हम आज ही यहां से रेजिग्नेशन दे देंगे। तो भैया लालू जी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1 क्या होगा,
सिचुएशन नंबर 1 क्या होगा? सिचुएशन नंबर 1 क्या होगा? लालू जी विड्रॉज कंसेंट, विड्रॉज एज नॉमिनी, कि भैया हमको अब नो लॉन्गर इस कंपनी में, ये फालतू कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता जिंदगी के अंदर, हम तो इधर से नॉमिनी बन के निकल रहे हैं। ठीक है। सिचुएशन 2 क्या हो सकता है? सिचुएशन 2 ये हो सकता है, एक दिन जाकिर खान को किसी ने बता दिया कि लालू जी के 9 बच्चे, तो जाकिर बोला ये तो हमको मालूम ही नहीं था। जैसे ही बोला हमारा मन नहीं है, इनको हम सिचुएशन नंबर 2 क्या बोला? सिचुएशन 2 ये हो सकता है कि जाकिर खान, यानी मैं बोलूं मेंबर, wants to change the nominee। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है सर? तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि भगवान ना करे मेंबर को कुछ हो जाए, तो उस केस में नॉमिनी जब मेंबर बन गया, मान लो एक हम बनाया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, इसमें मिस्टर ए एक है, ये मेंबर है, ठीक है। अब ये मिस्टर ए को कुछ हो गया, मान लो इनका डेथ हो गया, तो इनका जो नॉमिनी था मिस्टर बी, अब ये नॉमिनी बन जाएगा क्या? मेंबर। अब जैसे ये मेंबर बन जाएगा तो इसको एक नया अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, नीड्स टू अपॉइंट न्यू नॉमिनी। तो भैया ये तीसरा सिचुएशन हो जाएगा जहां पर हमको नॉमिनी वगैरह का चेंज करने का बात आएगा। तो बेटा हम यहां पर ये जो रूल 4 है इसके अंदर 3 बेसिकली सिचुएशन की बात करेंगे। पहले तो हमने बात किया कि जब कंपनी बनेगा, रूल 4 बोलता है कि जब कंपनी बनेगा तो एक नॉमिनी बनाना जरूरी है, आरओसी को बताएगा, INC 32 फाइल करते वक्त INC 3 में कंसेंट फाइल करेगा, बताना जरूरी है। फिर ये बोला कि अगर कल को चेंज करना हो नॉमिनी को, तो 3 सिचुएशन हो सकते हैं। चेंज कब होगा नॉमिनी? पहला सिचुएशन कब होगा? जब नॉमिनी खुद हटना चाहता है, बोला कि नहीं हमको नहीं रहना इसमें। दूसरा, मेंबर हटाना चाहता है नॉमिनी को, बोला कि नहीं इसको चेंज करेंगे, हमको ये समझ नहीं आ रहा। तीसरा, मेंबर को कुछ होने के कारण नॉमिनी उसका पोस्ट ले लिया, मतलब नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर, अब उसको एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना है। तो यहां भी तो एक तरह से नॉमिनी को हम बोल सकते हैं ना कि जो नॉमिनी था वो मेंबर बन गया, इसलिए अब नया नॉमिनी आ जाएगा कंपनी में। तो ये 3 प्रोसीजर के बारे में रूल 4 डिस्कस करता है। ठीक है सर, ये हमको क्लियर हो गया। स्टेप देखो, सिंपल। तो बोला कि एक दिन लालू जी जब वीडियो देखते देखते बोला कि सख्त लौंडा का ये मतलब होता है, हमको तो मालूम ही नहीं था, अगर मालूम होता तो हम तो ये कंपनी में कभी ना बनते नॉमिनी। बोला कि हम तो निकलेगा। तो सिचुएशन 1 में क्या होगा? नॉमिनी बोला कि हमको यहाँ कंपनी में रहना ही नहीं, मेरे को रहना ही नहीं मांगता इस कंपनी के अंदर, अब आई हैव टू विड्रॉ माई कंसेंट। तो ये क्या करेगा? पहला स्टेप, 4 स्टेप प्रोसेस है, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप में नॉमिनी मेंबर को और ओपीसी को दोनों को इंटीमेशन देगा लिखित में, इन राइटिंग। तो स्टेप 1 में क्या होगा? मैं सब कुछ लिखाऊंगा कंपैरिजन वाइज, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप एकदम आराम से सुनिए। तो फर्स्ट स्टेप, लालू जी आकर के मेंबर को बोलेगा कि भैया हमको तो हर कंपनी में नहीं रहने का, हमको निकलना है यहां से। तो वो एक इंटीमेशन इन राइटिंग दे देगा, किसको? ओपीसी को दे देगा, और एक दे देगा किसको? मेंबर को, सोल मेंबर को, दोनों को दे देगा। तो ये दोनों कंपनी को भी देगा एक, और एक मेंबर को भी देगा। ठीक है। अब लॉ मेकर बोला कि भैया अब नॉमिनी तो निकल लिया। अब लॉ मेकर बोला तुम्हारे पास ना कोई नॉमिनी नहीं है, अब इस कंपनी में कोई नॉमिनी नहीं है। तो लॉ मेकर बोला तेरे पास 15 दिन टाइम है मेंबर, 15 दिन का समय देंगे तेरे को, फटाक से एक नया नॉमिनी ढूंढ के लेकर क्या। तो अब ढूंढ रहे, जाकिर खान ढूंढ रहे किसी और व्यक्ति को हम बनाएगा नॉमिनी। तो बोला एकदम परफेक्ट आदमी हमको मिल गया, सलमान भाई, सलमान खान। बोला हम इनको बनाएगा न्यू नॉमिनी। तो भैया न्यू नॉमिनी बनाने से हो जाएगा क्या? नहीं सर, कंसेंट तो लेना जरूरी है, कि कल को पता चला कि सलमान खान रेडी नहीं था, जबरदस्ती बना दिया, इसलिए इसका कंसेंट ऑब्टेन करेगा INC 3 के अंदर। ठीक है, इसका कंसेंट ऑब्टेन होगा INC 3 के अंदर। तो ये क्या हो गया? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? जो जैसे ही सोल मेंबर को पता चलेगा, जैसे ही पता चलेगा 15 दिन के अंदर एक नया नॉमिनी को अपॉइंट किया जाएगा और उसका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेप में ये मेंबर कंपनी को बताएगा, कंपनी को इंटीमेट करेगा। तो अगर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? देखो, स्टेप 1 में होगा नॉमिनी कंपनी को और सोल मेंबर को इंटीमेट करेगा, इंटीमेट करेगा कि हम निकलना चाहते हैं। स्टेप 2 के अंदर लॉ बोला कि सोल मेंबर तुम विद इन 15 डेज, क्योंकि भैया अब कंपनी बिना नॉमिनी के हो गया, तुम 15 डेज के अंदर अंदर
अपॉइंट न्यू नॉमिनी। और भैया साथ साथ में तुम ना इसका कंसेंट भी ले लो इन INC 3। स्टेप 3 के अंदर तुम क्या करो, सोल मेंबर कंपनी को इन्फॉर्म कर दो, OPC को इन्फॉर्म कर दो कि भैया ये रहा मेरा न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू नॉमिनी का डिटेल दे दो, प्लस साथ साथ में कंसेंट फाइल कर दो INC 3 में। ठीक है, न्यू नॉमिनी के बारे में इंटीमेट कर दो और साथ साथ में कंसेंट दे दो INC 3 के अंदर OPC को। और सर OPC स्टेप 4 के अंदर क्या करेगा, OPC मम्मी को जाकर के बताएगा ROC को, और मम्मी को एक तो INC 3 फाइल करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, कंसेंट मिल गया है बोल के, और एक हमेशा फॉर्म फाइल करता है INC 4। INC 4 क्या होता है देखो ना, INC 4 जब भी कोई नॉमिनी का चेंज होने का घटना घटित होता है, जब भी कोई नॉमिनी को चेंज होने का इवेंट घटित होता है, कंपनी में INC 4 फाइल करता है ROC के पास। तो INC 3 में कंसेंट और INC 4 में कंपनी बताता है ROC को कि अरे घटना हुआ है, नॉमिनी चेंज हुआ है हम लोग के यहाँ पे। तो भैया यहाँ पर INC 4 में क्या बताएगा कि भैया एक तो एग्जिस्टिंग नॉमिनी सीज हो गया, अब सीज टू बी का सेसेशन हो गया, सीजेस टू बी नॉमिनी, और दूसरा बताएगा कि भैया न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी। तो ये दोनों बात की भैया जो आपके पुराने रिकॉर्ड में लालू जी का नाम लिखा हुआ था उसको हटा दीजिए, और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी हुआ है तो ये भी हम बता देगा, और साथ साथ में ये INC 4 में बता देगा और INC 3 में कंसेंट फाइल कर देगा। तो यहां पर ये काम स्टार स्टेप प्रोसेस में होता है। सिंपल, नॉमिनी मेंबर को बताएगा, कंपनी को बताएगा, दोनों को बताया, फिर मेंबर ढूंढेगा, 15 दिन का टाइम मिलता है ढूंढने के लिए, ढूंढ के उसका कंसेंट ले लेगा, कंसेंट लेके वो कंपनी को बताएगा, मेंबर कंपनी को बताएगा। सर मेंबर और कंपनी तो एक ही होते हैं? एक नहीं होता, मैंने बताया ना। सपोज मैं एक OPC बना रहा हूं, मैं अकेला उसमें मेंबर हूं, लेकिन हो सकता है कि मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 5 लोग हो, तो भैया कंपनी को बताना इन द सेंस कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं एक नोटिस देकर के बता रहा हूं कि भैया मैंने इसको व्यक्ति कर दिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग हो गया ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बेसिकली एक नोटिस एड्रेस करने का बात होता है कि कंपनी को भेज दो। ठीक है, तो जो सोल मेंबर है वो कंपनी को बताएगा कि भैया हम एक नया नॉमिनी कर लिया, ये लो इसका कंसेंट भी INC 3 में। फिर OPC को बोला कि तुम ROC को बताएगा, मेरे को बताने, सोल मेंबर को बताने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं, OPC बताएगा ROC को। हमेशा तो ये होता है ना, कंपनी फाइलिंग करता है ROC के पास जो भी फाइलिंग होता है, इसलिए कंपनी ROC को बताएगा INC 3 में कंसेंट मिल गया। और INC 4 कब फाइल होगा, जब भी नॉमिनी को कोई चेंज होने का घटना होगा कंपनी के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ, पुराना नॉमिनी गया, नया नॉमिनी आया, तो दोनों का इवेंट को रिपोर्ट करते हुए INC 4 फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिचुएशन नंबर 1। ये देखो यही बात लिखा हुआ है यहां पर, विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी। नॉमिनी खुद छोड़ के चला जा रहा है, तो नॉमिनी सबसे पहले एक नोटिस देगा इन राइटिंग टू दी सोल मेंबर एंड 1 पर्सन कंपनी। ये मेरा स्टेप 1 था, हम बताया था 4 स्टेप प्रोसेस है, तो ये मेरा स्टेप 1 था प्रोसेस का। फिर जो सोल मेंबर है जाकिर खान, वो 15 दिन के अंदर फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ नोटिस विड्रॉल द नॉमिनेशन ऑफ द अदर पर्सन एज नॉमिनी। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सोल मेंबर विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉवल नॉमिनेट अनदर पर्सन एज नॉमिनी। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। 15 दिन के अंदर उसको टाइम मिलता है भैया, तो ढूंढ ढांड के नया दिन कर दी। क्यों, कंपनी अभी बिना नॉमिनी के, इसलिए 15 दिन का टाइम मिला। 15 दिन का टाइम इसलिए मिला क्योंकि अभी कंपनी में कोई नॉमिनी नहीं है। ओ तीसरा मेंबर, उसके बाद स्टेप 3 के अंदर मेंबर OPC को बताएगा कि भैया, मेंबर OPC को बताएगा कि हमारा न्यू नॉमिनेशन का ये है, तो रिटन इंटीमेशन दे देगा और साथ में एक कंसेंट दे देगा INC 3 के अंदर। और फिर स्टेप 4 के अंदर कंपनी जो है ROC को बताएगा। तो 4 स्टेप प्रोसेस होता है, 4 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले नॉमिनी इन्फॉर्म करेगा मेंबर को और कंपनी को, मेंबर ढूंढेगा, ढूंढने के बाद कंपनी को बताएगा, कंपनी ROC को बताएगा, बस सारा चीज बताने का काम है। तो एक तो नॉमिनी बताएगा, फिर मेंबर नया नोटिस का कंपनी को बताएगा, कंपनी ROC को बताएगा, 3 तो बताने का काम हो गया। और उससे पहले बीच में जो है सोल मेंबर ढूंढेगा भी, तो नया नॉमिनेशन को ढूंढेगा, उससे कंसेंट लेगा, फिर उसके बाद कंपनी को बताएगा। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस सिंपल हो गया। देखो कंपनी शैल सेंड विद इन 30 डेज, ये हमेशा देखो 30 डेज का टाइम होता है, कंपनी को 30 दिन के पास ही टाइम होता है। ये हर केस में 30 डेज होता है। सिचुएशन 1 में भी 30 डेज है, 2 में भी 30 डेज है, 3 के अंदर भी 30 डेज है। तो 30 डेज कहां से, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द विड्रॉवल ऑफ कंसेंट। 15 दिन के अंदर तो भैया, 15 दिन के अंदर तो रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ऑफ विड्रॉवल, मतलब मैं सोल मेंबर हूं तो मैं ढूंढूंगा 15 दिन के अंदर, और कंपनी को बताऊंगा, कंपनी ROC के पास फाइलिंग करेगा 30 दिन के अंदर। तो लॉजिकल भी है 15 दिन। भैया जाकिर खान को टाइम दिया 15 दिन ढूंढने का, और OPC को टाइम दिया 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, फाइलिंग कर देगा। तो 15 दिन में वो ढूंढ देगा, तो 15 दिन का टाइम कंपनी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद देखो
नोटिस ऑफ सच विड्रॉवल ऑफ कंसेंट एंड इंटीमेशन ऑफ द नेम, तो देखो दो चीजें बताएगा, पहला नोटिस ऑफ विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, तो पहला चीज ये बताएगा, दूसरा इंटीमेशन ऑफ द नेम ऑफ अनदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सोल मेंबर। तो आईएनसी 4 में जब भी घटना हुआ तो घटना क्या हुआ, पुराना मेंबर गया, तो पहला घटना तो ये हुआ विड्रॉवल ऑफ कंसेंट, दूसरा इंटीमेशन ऑफ द न्यू अपॉइंटमेंट। ये दोनों चीज बताएगा आईएनसी 4 फाइल करके आरओसी को, और आईएनसी 3 के अंदर तो हमेशा कंसेंट जाता ही है। ये भी क्लियर हो गया सर। उसके बाद आओ, चेंज ऑफ द नॉमिनी बाय सब्सक्राइबर टू एमओए, मतलब जाकिर खान एक दिन कोई इनको आकर के बोल दिया कि भैया तुम काहे ना इनको नॉमिनी बना करके रखा है, सख्त लौंडा प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी में, इनको कैसे तुम नॉमिनी बना के रखा है। तो जाकिर खान को रियलाइज हुआ, बोला अरे बाप रे, इनके 9 बच्चे, इनको तो फिर हम नॉमिनी चेंज करेंगे, हमको खराब लगा पर। तो भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हम चेंज करके किसी और को बनाएगा नॉमिनी। अब यहां पर देखो लालू जी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहां पर जाकिर खान खुद बोल रहा है कि आई वांट टू चेंज द नॉमिनी। तो भैया एक बात बताओ, जब जाकिर खान खुद बोल रहे हैं तो क्या यहां पर स्टेप 1 और स्टेप 2 आएगा क्या? स्टेप 1 और स्टेप 2 आएगा क्या? नहीं सर, डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली क्या करेगा, जो मेंबर है नया वो ढूंढेगा, कंसेंट लेगा और सीधा सीधे कंपनी को बताएगा, कंपनी फिर आरओसी को बताएगा। तो यहां पर 2 स्टेप का प्रोसेस हो जाता है। देखो, सब्सक्राइबर टू एमओए ऑफ द कंपनी में इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, सिंपल क्या करेगा, स्टेप 1 में क्या होगा, जो मेंबर था वो सीधा ओपीसी को ना राइटिंग में इंटीमेट कर देगा, इंटीमेशन इन राइटिंग। ठीक है, तो इंटीमेट कर देगा इन राइटिंग, चेंज द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एनी टाइम। देखो लॉ ने क्या बहुत बेहतरीन वर्ड यूज किया, फॉर एनी रीजन, कोई सब्सटेंशियल रीजन नहीं हो सकता है, छोटा से छोटा। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, अनबन हो गया, हमारे दोस्त हमसे पार्टी मांग लिया, हम अनबन हो गया, 2 बात सुना दिया उसको हम, तो भैया अनबन होने के कारण हम उसको अब नॉमिनेशन से, कुछ भी रीजन हो सकता है, एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉमिनी। ये हम आपको ऊपर बता चुका था, ये हम आपको ऊपर ना डिस्कस कर चुका था कि भैया अगर अक्षय कुमार, ये माइनर वाला जब पॉइंट हम बता रहा था तो वी हैड डिस्कस्ड, माइनर वाला जब पॉइंट हम बता रहे थे तो वी हैड डिस्कस्ड, मैंने आपको बता भी था कि अगर नॉमिनी को भी कुछ हो जाता है, नॉमिनी यानी अक्षय कुमार जी जो नॉमिनी है उनको भी कुछ हो जाता है, डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो भी नया नॉमिनेशन बनाना पड़ता है। तो यहां पर ये लिखा हुआ देखो ना कि भैया सब्सक्राइबर को चेंज करना है फॉर एनी रीजन, कोई भी कारण, उसमें 2 रीजन तो इंक्लूड करता है। कौन कौन सा रीजन, अगर मान लीजिए नॉमिनी का डेथ हो जाता है या नॉमिनी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। भैया इन दोनों केसेस के अंदर भी मेंबर तुमको एक नया अपने आप से जो है अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी। ठीक है, एंड नॉमिनेट अनदर पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट ऑफ सच पर्सन इन फॉर्म आईएनसी। तो ठीक है सर, तो इसको मेंबर इंटीमेट कर देगा इन राइटिंग को ओपीसी, और साथ में जो कंसेंट है वो भी फाइल कर देगा आईएनसी 3 के अंदर, जो मेंबर से कंसेंट लेगा वो भी फाइल कर देगा ना। ठीक है सर, वो भी हो जाएगा। फिर आरओसी का तो मैंने बताया 30 डेज का यहाँ पर टाइम है। ठीक है, नोटिस ऑफ सच चेंज आईएनसी फॉर्म में जाएगा, तो आईएनसी 4 में सिंपल 2 बातें होंगी, एक तो चेंज का नोटिस जाएगा और दूसरा रिटन कंसेंट जाएगा। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा मैं ना पेज को आगे कर देता हूँ, ये पेज को, तो पढ़ने में ईजी होगा। तो देखो 30 डेज के अंदर क्या क्या जाएगा, देखो नोटिस ऑफ चेंज, सिंपल, घटना क्या घटा, चेंज कर रहे हैं तो सिंपल चेंज, कोई विड्रॉवल है वहां पर। देखो पुराने वाले सिचुएशन में क्या था, विड्रॉवल की भी बात बताएगा और साथ साथ में नया नॉमिनेशन का बात बताएगा, लेकिन यहाँ तो विड्रॉवल है नहीं, तो यहाँ पर सिंपल खाली न्यू नॉमिनेशन के बारे में आईएनसी 4 में बताएगा और रिटर्न कंसेंट देगा इन फॉर्म आईएनसी 3। ठीक है, यहां देखो फर्स्ट सिचुएशन में ना 15 डेज का टाइम मिला था सोल मेंबर को, लेकिन यहां कोई 15 डेज का टाइम नहीं है। भैया ऑब्वियस सा बात है ना, सोल मेंबर को कभी भी मन हो सकता है, भैया जाकिर खान को कभी भी मन हो सकता है ना कि वो चेंज करना चाहता है। भैया कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स टाइम पे मन होगा, हो सकता है हमको 1 महीना बाद मन हुआ, हो सकता है 2 महीना बाद मन हुआ, हो सकता है मन ही नहीं हुआ, हो सकता है 6 महीना बाद, इसीलिए यहाँ पर ना कोई फिक्स टाइम है नहीं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि डेथ और इनकैपेसिटी का केस में 15 दिन का टाइम होना चाहिए था, कि अगर मान लीजिए नॉमिनी का डेथ हो जाता है या इनकैपेसिटी हो जाता है तो 15 डेज के अंदर आपको जो है अपॉइंट करना चाहिए। हालांकि लॉ में रूल जो है 4-5 में, रूल 4 सब रूल 5 में ऐसा कोई बात लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसा हो सकता था कि सिर्फ डेथ और इनकैपेसिटी का केस में 15 दिन का टाइम दे देता, क्योंकि वहां पर कोई नॉमिनी नहीं होता। बाकी केस में क्या है, मैं लालू जी के साथ अनबन हो गया या मेरा दोस्त के साथ कोई अनबन हो गया, तो मेरा कंपनी में एटलीस्ट एक नॉमिनी तो है, माई कंपनी इज नॉट विदाउट अ नॉमिनी। इसीलिए लॉ मेकर बोला कि कोई टाइम लिमिट का जरूरत नहीं है 15 दिन का, क्योंकि भैया तुमको चेंज, मेंबर को कभी भी मन हो सकता है चेंज करने का, हो सकता है मन हो भी ना, इसीलिए यहां पर कोई 15 डे का टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है,
हालांकि डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द नॉमिनी के केस में 15 डेज का टाइम लिमिट हो सकता था, लेकिन नहीं है। तो सेकंड सिचुएशन में क्या है, सोल मेंबर का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ, तो सिंपल क्या करना है, जिस दिन सोल मेंबर को मन हुआ तुम नया नॉमिनी ढूंढ लो, उससे कंसेंट लेके कि तुम सीधा स्टेप में क्या बोला, रूल 4 सब रूल 5 में क्या बोला, तुम सीधा कंपनी को इंटीमेट कर दो इन राइटिंग, INC 3 सबमिट कर दो कंसेंट का उसका फॉर्म, कंपनी 30 दिन के अंदर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस ROC को इन्फॉर्म कर देगा। बस 2 स्टेप का काम। मेंबर जिस दिन तुमको मन हुआ चेंज करने का, तुम कंपनी को नया इंटीमेशन दे दो, साथ में कंसेंट भी फाइल कर दो INC 3 में, कंपनी 30 दिन के अंदर रिसिप्ट के ROC को फाइल कर देगा INC 3 और INC 4। INC 3 में कंसेंट फाइल करेगा, रिटर्न कंसेंट, और INC 4 में घटना, तो जो भी घटना घटा है, तो घटना क्या घटा है, न्यू नॉमिनेशन आया है, तो उसकी बात हम यहाँ पर फाइल कर देंगे। तो नोटिस ऑफ चेंज, रादर न्यू नॉमिनेशन नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए चेंज हुआ है, तो उसकी बात जो है INC 4 में फाइल कर देगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब आओ थर्ड सिचुएशन, ये है सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में क्या होता है, मैंने बताया 2 सिचुएशन, क्या पहला सिचुएशन है तो नॉमिनी खुद निकल गया, दूसरा है मेंबर को मन हुआ कि चेंज करने, तीसरा है कि मेंबर को कुछ हो गया कल को और नॉमिनी बिकम्स द मेंबर, तो भैया उसको भी तो नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोला है, जैसे ही नॉमिनी बनेगा मेंबर बाय रीजन ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सच न्यू मेंबर शैल विद इन 15 डेज, यहां भी 15 दिन का टाइम है, यहां भी जो मेंबर बनेगा नया, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मिस्टर लॉलीपॉप, ठीक है, ये एक मेंबर है चॉकलेट प्राइवेट लिमिटेड OPC के अंदर, ठीक है। अब नॉमिनी किसको बना रखा है इसने, मिस कैंडी को नॉमिनी बना रखा है। अब क्या हुआ, मान लो एक दिन दिवाला हो गया, ये मिस्टर लॉलीपॉप का दिवाला पिट गया, ही बिकम्स इनसॉल्वेंट, मिस्टर लॉलीपॉप जो है ही बिकम्स इनसॉल्वेंट, ही इज द मेंबर, ही बिकम्स व्हाट, इनसॉल्वेंट। तो जैसे ये इनसॉल्वेंट बना तो क्या होगा उसमें, ये मिस कैंडी विल बिकम द मेंबर, अब ये नॉमिनी नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी, ये मेंबर बन जाएगी। तो यहां पर जैसे ये मेंबर बनी, अब ये कंपनी के पास एक नॉमिनी का वैकेंसी हो गया, तो यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि बेटा तुम्हारे पास 15 दिन का टाइम लिमिट है, तुम एक नया नॉमिनी ढूंढ के लाओ। तो बेटा ये मान लो मिस कैंडी ढूंढ करके लाया मिस जेली को, मिस जेली को ढूंढ के लाया और बोला कि ये मेरा नया नॉमिनी बन जाएगा, अब ये मेरा नया नॉमिनी बनेगा मेरा कंपनी में। तो भैया इसके लिए कितना दिन का टाइम लिमिट दिया, व्हेन नॉमिनी ऑफ एन OPC, मेरे एग्जांपल में कौन था, मिस कैंडी becomes the member of an OPC, becomes the member of the OPC, such new member यानी मिस कैंडी shall within 15 days of becoming member appoint another person, यहां पर हमारा कौन था, मिस जेली, as his nominee, who shall in event of death or incapacity to contract become member of such कंपनी। तो यहां पर अपॉइंट अनदर पर्सन एज इज नॉमिनी, तो नॉमिनी का फिर वही डेफिनेशन दे दिया, नॉमिनी पर्सन हु शैल इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर टू द MOA बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो वही कीवर्ड यहां पर चेप दिया, ठीक है। तो भैया सिंपल क्या बोला कि अगर कुछ ऐसा घटना हुआ, डेथ या इनकैपेसिटी हो गया ऑफ द मेंबर, उसके वजह से नॉमिनी मेरा मेंबर बन गया, तो वो नॉमिनी जो नया न्यू मेंबर है, सच न्यू मेंबर, वो 15 दिन के अंदर उसको टाइम मिलेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा, वो नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा, वो उसका कंसेंट ऑब्टेन करेगा और कंपनी को बता देगा, ठीक है। तो नया नॉमिनी का कंसेंट ऑब्टेन करके कंपनी को बता देगा, अगेन कंपनी के पास सेम, कंपनी के पास वही घिसा पिटा दी, 30 दिन का टाइम होता है INC 3 और INC 4 फाइल करने का। INC 3 में कंसेंट बताएगा, INC 4 में जो घटना हुआ, तो घटना क्या हुआ कि भैया सेसेशन हुआ हम लोग का एक, और नया नॉमिनेशन हुआ, तो ये दोनों चीज का इवेंट INC 4 में फाइल करेगा। तो ये 3 सिचुएशन जो है, इसका मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, तो ये याद करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं आपको एक ना नोटिंग करने के लिए अभी एक टेबल बना देता हूं और मैं आपको फुल स्क्रीन दे देता हूं फॉर द पर्पस ऑफ नोटिंग। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। आप हमारे सारे लेक्चर्स को आप www.prabhavagarwalaclasses.com से परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारी क्लासेस से रिलेटेड जो सारे डिटेल्स है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे दूंगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके कंसेप्ट थोड़े हिले हुए हैं, आपको ये वीडियो देख के मज़ा आ रहा है, आप लॉ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लीज़ डू कंसिडर परचेजिंग आवर लेक्चर। बेयर मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी, इन डेप्थ एनालिसिस, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, पर्सनल डिस्कशन है, सब कुछ मिलेगा आपको, राइट। आपको बेसिकली लॉ में 60+ दिन आने की कमिटमेंट मेरी होती है,
ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ को ना बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा सर, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का ज़माना है, आपके एक एक प्रैक्टिकल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज को वो टेस्ट करता है, राइट। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके चलनी पड़ती है, क्योंकि यार जो लॉ में फेल होते हैं ना, वो 10-20 नंबर से फेल नहीं होते, वो 4-5 नंबर से ही फेल होते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने लाइफ में 6 महीने की सफरिंग्स को ऐड कर रहे हो। इसे प्लीज़ लॉ को अच्छे से पढ़ें, और कैसे पढ़ा जाता है उसके एक एनालिसिस आपको ये वीडियो देख करके पता चल गया कि हम किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, एक पॉइंट बाय पॉइंट को, राइट। एंजॉय योर वीडियो, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम नोटिंग कर लेते हैं इसकी। हम 3 सिचुएशन की बात करेंगे। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 और सिचुएशन नंबर 3। 3 सिचुएशन की हम बात करेंगे। पहला सिचुएशन है कि भैया नॉमिनी विड्रॉस कंसेंट्स। सेकंड है मेंबर विड्रॉस नॉमिनेशन। और तीसरा नॉमिनी बिकम्स मेंबर। अगर मैं इसकी स्टेप 1 की बात करूं तो स्टेप 1 के अंदर नॉमिनी का काम होता है। तो नॉमिनी सबसे पहले क्या करेगा, नॉमिनी नोटिस देगा इन राइटिंग, किसको, ओपीसी को और सोल मेंबर को। सबसे पहले ओपीसी जो है नोटिस देगा इन राइटिंग ओपीसी को और सोल मेंबर को, ठीक है, टू विड्रॉ हिज कंसेंट एज नॉमिनी। ठीक है, अब यहां पर ऐसा कोई स्टेप होगा नहीं, नॉमिनी कुछ नहीं करता इस केस में। सेकंड केस में, थर्ड केस के अंदर क्या होता है, नॉमिनी मेंबर बन जाता है। तो यहां पर हम स्टेप 1 के अंदर लिखते हैं भैया स्टेप 1 में बेसिकली नॉमिनी के साथ कुछ होता है। तो फर्स्ट केस के अंदर नॉमिनी का इच्छा जागता है तो वो नोटिस सर्व करता है। थर्ड सिचुएशन के अंदर नॉमिनी बिकम्स द मेंबर। तो नॉमिनी बिकम्स मेंबर। कैसे मेंबर बन जाता है, बाय वे ऑफ डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर या फिर इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों सिचुएशन के अंदर कंपनी ना बिना नॉमिनी के, बिना कोई नॉमिनी के है, इसीलिए यहां पर स्टेप 2 के अंदर ना दोनों ही केस में स्टेप 2 के अंदर मेंबर को 15 दिन का टाइम मिला है।
देयरफॉर यहां पर भी मेंबर को 15 डेज का टाइम मिला, विद इन 15 डेज। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, मेंबर विद इन 15 डेज of receipt of notice nominate another person as nominee, प्लस साथ में obtain written consent in form INC 3। यहाँ ऐसा कोई 15 दिन का टाइम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कंपनी कोई नॉमिनी के बिना है नहीं। यहाँ पर तो नॉमिनी अभी भी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, नॉमिनी ने कुछ किया ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम यहाँ आई ही नहीं। ठीक है। स्टेप 2 के अंदर मेंबर विद इन 15 डेज, यहां पर भी उसको 15 दिन का टाइम मिला है। क्या? अपॉइंट अनदर पर्सन एज मेंबर, ऑब्टेन रिटन कंसेंट इन INC 3। अब थर्ड स्टेज के अंदर आएगा कंपनी को इंटीमेट करने का बात। थर्ड स्टेज के अंदर स्टेप 3 के अंदर ये मेंबर जो है, देखो यहां पर क्या हुआ, 1 के अंदर नॉमिनी को कुछ हुआ। अब कंपनी को जैसे ही नॉमिनी को कुछ हो गया, कंपनी विदाउट अ नॉमिनी, तो 15-15 दिन के अंदर नया नया नॉमिनी को ढूंढने का टाइम मिला। अब ये 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी ढूंढ के कंसेंट ऑब्टेन किया दोनों केस में। अब थर्ड केस में मेंबर कंपनी को बताता है, मेंबर कंपनी को बताएगा एक रिटन इंटीमेशन देके, ठीक है, ऑफ न्यू नॉमिनेशन और कंसेंट के बारे में भी बताएगा INC 3 के अंदर। ठीक है, यहां पर स्टेप सीधा थर्ड स्टेप ही आएगा, तो इसको स्टेप 3 बोल दो, स्टेप 1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां सीधा मेंबर जो है नया नॉमिनी को ढूंढ ढांड के सीधा कंपनी को इंटीमेट करेगा, रिटर्न इंटीमेशन भेजेगा, भैया तुम ढूंढ ढांड लो, कंसेंट ले लो, फिर सीधा तुम OPC को इन्फॉर्म ही कर दो। किसका? न्यू नॉमिनेशन का और कंसेंट का INC 3 के अंदर। ठीक है, यहां स्टेप 3 में भी सेम, मेंबर जो है वो OPC को इंटीमेट कर दो न्यू नॉमिनेशन का और उसका कंसेंट का INC 3 के अंदर। और स्टेप 4 के अंदर ये तो सब में सेम है, कंपनी विद इन 30 डेज ROC के पास क्या करेगा? फाइल करेगा INC 3 जिसमें है रिटन कंसेंट, कंसेंट ऑफ नॉमिनी, अब INC 4 में थोड़ा सा चेंज होते रहता है हर केस में।
यहाँ पर बताएगा दो चीज, विड्रॉवल ऑफ कंसेंट कि पुराना वाला विड्रॉ कर लिया ऑफ कंसेंट, और यहाँ पर एक और चीज भी बताएगा, इंटीमेशन ऑफ नेम ऑफ अनदर पर्सन। स्टेप 4 के अंदर कंपनी विद इन 30 डेज आरओसी के पास फाइल करेगी आईएनसी 3 के अंदर कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी और आईएनसी 4 के अंदर नोटिस ऑफ चेंज। स्टेप 4 में यहाँ पर भी सेम, कंपनी विद इन 30 डेज आरओसी के पास फाइल करेगी आईएनसी 3 में कंसेंट ऑफ द न्यू नॉमिनी और आईएनसी 4 के अंदर इंटीमेशन ऑफ सेसेशन प्लस न्यू नॉमिनेशन। यहां पर 30 डेज कहां से देखा जाएगा, फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। यहाँ 30 डेज देखा जाएगा फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन, और यहाँ 30 डेज देखा जाएगा फ्रॉम द चेंज इन मेंबरशिप। यानी जब भी मिस कैंडी मेंबर बनेगी वहां से 30 डेज का टाइम मिलेगा। तो ये चेंज इन मेंबरशिप में जब भी होगा वहां से 30 डेज का टाइम मिलेगा। तो इसको आप कॉपी कर लें। मैं इसको स्लोली दिखा रहा हूं एक बार, अगर आपको कुछ रह गया तो पॉज करके इसको कॉपी कर लें। देखिए हम यहीं पर तो टाइम बचाते हैं, हमारा कोर्स जो है बहुत लिमिटेड टाइम में खत्म होता है और हमने कहीं भी कुछ भी कवरेज नहीं छोड़ा होता है इसी कारण से, क्योंकि हम कॉपी वॉपी करने में थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं। तो ये मैंने सारा स्टेप आपको दिखा रखा है, आप इसको कॉपी कर लें पॉज करके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ओपीसी के डिस्कशन पे। हमने रूल 4 की सारी बातें कर ली कि रूल 4 में हो गया नॉमिनेशन के बारे में, ओरिजिनली नॉमिनेशन कैसे होगा और अगर कोई चेंज होता है नॉमिनेशन में वो कैसे किया जाएगा। ठीक है सर, अब चलते हैं रूल 6 और रूल 7 पे। सर रूल 5 डिलीट हो चुका है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूल 6 और रूल 7 पे चलेंगे। सर रूल 6 और रूल 7 दोनों बात करते हैं कन्वर्जन की। 6 बात करता है अगर मैंने एक ओपीसी बनाया, अकेला चल रहा था जीवन में और कोई साथी मिल गया, अब मैं प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहता हूं, तो ये 6 में कवर्ड है। और सर अगर मैं प्राइवेट कंपनी था और मुझे ओपीसी में कन्वर्ट होना है तो वो 7 में कन्वर्ट है। रूल 7 में कवर्ड है कि कैसे होगा। ठीक है सर, तो सर सुनो, सबसे पहले हमारा ओपीसी था, हमको मन हुआ, अकेला था जीवन के अंदर, मन हुआ कि अब लोग मिल गया है साथी, अब हम प्राइवेट पब्लिक बना करके काम आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहला काम आपको ना रेजोल्यूशन पास करना होता है। सर ओपीसी के अंदर जो रेजोल्यूशन पास होता है ये सेक्शन 122 के अंदर पास होता है। ये मैंने आपको बताया कि ओपीसी का कुछ पार्ट हम सेक्शन 122 जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है वहां पर करेंगे। तो वो रेजोल्यूशन कैसे पास होता है वो मेरा चर्चा का विषय नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी में आपको पता है ORSR कैसे पास होता है, जो है पब्लिक कंपनी में पता है ORSR कैसे पास होता है, मैंने ये सब बता रखा है आपको। ठीक है, लेकिन
ओपीसी में कैसे रेजोल्यूशन पास होता है ये 122 में करेंगे, बट आपको मानना है कि भैया हमको सिंपल एक रेजोल्यूशन पास करना है, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक में एसआरओआर करते हैं वैसी टाइप का ओपीसी का एक रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली बताऊं तो माइन्यूट बुक में एंट्री करके उसको साइन कर देते हैं तो रेजोल्यूशन मान लिया जाता है कि पास हो गया। सिंपल माइन्यूट बुक में लिखना होता है और उसको साइन कर देना होता है, तो एक बुक होता है उसमें एंट्री करके साइन कर देने से मान लेते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया। बाकी 122 में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो उस 122 के हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास करना है और अपने एमओए एओए को ऑल्टर करना है। सर एमओए एओए क्यों ऑल्टर होगा? सबसे पहले नाम से वो ओपीसी हटेगा, जो मान लो सख्त लौंडा प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी है वो हट जाएगा, नॉमिनेशन क्लॉज हट जाएगा और भी कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, और भी सारा जो कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस है वो सारा एक एक करके आते चला जाएगा। तो वो सारा चेंजेस को करके हमको एओए एमओए को ऑल्टर करना है और रेजोल्यूशन पास करना है। तो जितना चेंजेस हमको करना है वो सारा चेंजेस है, मैंने बताया ओपीसी नाम से जो ओपीसी है वो हट जाएगा। ठीक है, फिर जो नॉमिनेशन क्लॉज है एमओए से वो हट जाएगा। तो वो सारा कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस करके वो रेजोल्यूशन पास करके वो सारा चेंजेस मेरे को कर देना है, ये स्टेप 1 में। ठीक है सर, उसके बाद मुझे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ाना है, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाना है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सुनो मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। ओपीसी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। अगर मैं बात करूं मिनिमम डायरेक्टर की तो ओपीसी में 1 होना चाहिए, प्राइवेट में 2 होना चाहिए, पब्लिक में 3 होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं मिनिमम मेंबर की तो ओपीसी में मिनिमम स्लैश मैक्सिमम एक ही होता है, मिनिमम स्लैश मैक्सिमम दोनों एक ही होता है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 7 होना चाहिए। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो एक ही होगा, इसमें मैक्सिमम 200 हो सकता है और इसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो भैया यहाँ पर आप जो है अगर ओपीसी से कन्वर्ट हो रहे हो प्राइवेट या पब्लिक में, तो मान लो अगर आप ओपीसी से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो तो डायरेक्टर अगर आपका 1 है तो 2 कर लो, और अगर ऑलरेडी है पहले से, भैया डायरेक्टर तो मोर देन 1 भी हो सकता है, तो अगर ऑलरेडी मान लो 2 डायरेक्टर है तो फिर कोई चेंज करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेंबर तो आपको बढ़ा करके 1 से 2 ले जाना ही पड़ेगा मिनिमम, अगर आप ओपीसी से प्राइवेट पे शिफ्ट मार रहे हो तो। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप ओबीसी से पब्लिक में शिफ्ट मार रहे हो तो मिनिमम डायरेक्टर 1 है, अगर 1 है तो 3 तक बढ़ा लो उसको। और अगर मिनिमम मेंबर, अगर नहीं मेंबर तो 1 ही होगा तो मेंबर को 1 से बढ़ा करके 7 तक ले जाओ, तो 6 और को ऐड कर लो। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि ओपीसी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो, अगर आप इफ यू आर कन्वर्टिंग a 1% company may be converted into a private or a public company after increasing the minimum number of members and director to 2 or 7 and 2 or 3 director as the case may be। तो प्राइवेट कंपनी तो 2 डायरेक्टर 2 मेंबर मिनिमम, और पब्लिक कंपनी तो 3 डायरेक्टर और 7 मेंबर मिनिमम, तो एज द केस में भी आप उसको बढ़ा लो। ठीक है, एक बात यहाँ लिखा हुआ है कि आप कन्वर्ट तो हो सकते हो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में अदर देन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ओपीसी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सा बात है ना भैया। जब आप ओपीसी को बनाने नहीं दे रहे हैं दान धर्म करने के लिए तो उसको कन्वर्जन भी अलाउ नहीं करेंगे। तो लॉजिक हमने देख रखा है, ओपीसी को आप जो है सेक्शन 8 कंपनी का काम नहीं कर सकते ओपीसी में, वो हमने कर रखा है। दान धर्म कुछ नहीं कर सकता आप सेक्शन 8 कंपनी बना के। ठीक है, तो उसको कन्वर्जन भी हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है सर, और आरओसी को कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा देना पड़ता है, आपको INC 6 फाइल करना होता है। तो भैया चाहे आप ओपीसी को कन्वर्ट करो प्राइवेट टू पब्लिक को या फिर प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट करो, फाइल हमेशा INC 6 ही होगा। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहां पर भी आप देखिए INC 6 ही फॉर्म फाइल होगा। तो दोनों ही केस में चाहे आपका प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे ओपीसी से प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्म INC 6 ही फाइल होगा। ठीक है, तो सर उसके साथ साथ क्या जाएगा, आप एओए एमओए को ऑल्टर करोगे जैसा मैंने बताया, तो उसका ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन 122 में जो आप जिस बुक में एंट्री करके साइन करोगे उसकी कॉपी एक चिपकानी पड़ेगी आपको। लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड मेंबर्स एंड इट्स डायरेक्टर, मैंने बताया कि अगर आप मान लो ओपीसी से प्राइवेट में कन्वर्ट हो तो मेंबर 1 से 2 बढ़ेगा, तो 2 कौन दूसरा मेंबर बनने वाला है, और डायरेक्टर भी है जो 1 से मिनिमम 2 होना पड़ेगा। तो अगर आपका आप डायरेक्टर किसको और बनाना चाह रहा है, लाइकवाइज अगर पब्लिक कंपनी है तो 1 से 3 डायरेक्टर तक जाएगा, तो अगर 1 है तो 3 तक बढ़ा करके करना पड़ेगा। तो 2 कौन प्रपोज्ड है और मेंबर को 1 से 7 करना होगा, तो 6 लोग और कौन है जिसको आप प्रपोज कर रहे हो। तो वो सारा लिस्ट आपको आरओसी को भेजना पड़ेगा, अपना सारा क्रेडिटर्स का लिस्ट भेजना पड़ेगा, साथ साथ में आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट का भी कॉपी आपको लेटेस्ट सबमिट करना होगा। ये सारा प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट्स है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स और भी कई सारा मांगता है, जब आप INC 6 को प्रैक्टिकली फिल करने जाओगे तो और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो आरओसी को जमा देना पड़ता है, वो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आरओसी उसके बाद सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारा ठीक है, तो वो जो है आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा कि भाई अब आप जो है ओपीसी नहीं रहे, अब आप जो है प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुके हो एज द केस में भी।
ठीक है सर प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले यहाँ तो जो रेजोल्यूशन है आपको सिंपल एसआर पास करना होगा, तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना होगा, ठीक है। लेकिन लॉ ने यहाँ थोड़ा सा मुझको गड़बड़ लगा। लॉ क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं कि आपको ना एक नो ऑब्जेक्शन भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। यू हैव टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन बिफोर पासिंग दी एसआर। मतलब जनरल मीटिंग में एसआर पास करने से पहले, बिफोर जीएमएसआर, आपको एक ना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा। किससे? मेंबर्स से भी और क्रेडिटर से भी। सर एक बात बताओ, और यहां पर लिखो ना, क्या लिखा है? सारे मेंबर्स और सारे तरह के क्रेडिटर से, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी क्रेडिटर है, सारा क्रेडिटर से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसका मतलब समझो ना क्या बोला है। मतलब हम हमारा एक मान लो हम एक प्राइवेट कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब हमको ओपीसी में कन्वर्ट होने का मन हो गया, ठीक है। तो हमको पहले क्या बोला कि हम पहले सारा मेंबर लोग को बुलाएगा, ए मेंबर इधर आ, ए मेंबर, ए राम इधर आ, मेंबर ए मेंबर इधर आ, सब मेंबर को बुला के इकट्ठा कर लिया इधर। हम बोले सबको, ए तू नो ऑब्जेक्शन दे, हमको चल नो ऑब्जेक्शन दे, तू भी नो ऑब्जेक्शन दे, चल तू भी नो ऑब्जेक्शन दे, तू भी नो ऑब्जेक्शन, सबसे नो ऑब्जेक्शन ले लिया। अब सबसे नो ऑब्जेक्शन लेने के बाद बोला ठीक है चलो अब जनरल मीटिंग में एसआर पास करते हैं। क्या मजाक चल रहा है? ये तो डबल काम करा रहे हैं, वो भी बेकार का। भैया सबसे जब हम नो ऑब्जेक्शन ले रहा है फिर हमको जनरल मीटिंग में एसआर कराने का है ना बोल रहे हैं आप? कितना मजाक। तो पहले हम सबको बुला के अरे आओ किटी पार्टी करेगा आज, पहले तुम लोग से एनओसी लेगा, सबसे एनओसी लेगा, तू भी एनओसी दे, तू भी एनओसी दे, तू भी एनओसी दे, तू भी मेंबर है एनओसी दे, सबसे एनओसी ले लेगा, बाद में बोलेगा टाइम पास करेगा। अब जनरल मीटिंग में प्रैंक, जनरल मीटिंग में एसआर भी पास करो, क्या लॉजिक है भैया? तो कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि जनरल मीटिंग में एसआर पास करने का डुप्लीकेसी है। बेटर ये होता है आप सबसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, मेंबर से भी और क्रेडिटर से, बात खत्म। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर दो काम करेंगे। सबसे पहले एक एनओसी ऑब्टेन करेंगे हर क्रेडिटर से, हर मेंबर से, और फिर टाइम पास करेंगे, जनरल मीटिंग बुला के एक एसआर पास करवाएंगे। ऑफकोर्स मेंबर्स लोग का होगा वो, ठीक है। ओहो थोड़ा हैंग हो गया। हाँ, जनरल मीटिंग में एसआर जैसे ही पास होता है एमजीटी 14 पिक्चर में आ जाता है। 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 फाइल करना है। ये तो अब सब सुन के बोर हो गया सर, हम लोग बहुत बार सुन लिया। तो 1% कंपनी जैसे ही फाइल होगा एसआर, तो 30 दिन के अंदर फ्रॉम द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन एमजीटी 14 फाइल होगा। ये तो हमेशा फ्री कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री विथ एसआर, जनरल मीटिंग एसआर। तो बाय वन गेट वन टाइप का हिसाब है। जनरल मीटिंग ऐसा रहा है 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 होता ही है सर। अब तो ये बार इतना बार पढ़ लिया इस चैप्टर में, भूल ही नहीं सकता इसको, तो चाह के भी नहीं भूल सकता। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा आईएनसी 6 में होगा, ये मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, वो ऊपर भी था। ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट, नो ऑब्जेक्शन लेटर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। हालांकि यहां पर भी शब्द का ना थोड़ा ड्राफ्टिंग गलती हो गया। ऊपर लिखा है कि नो ऑब्जेक्शन हर एक क्रेडिटर से लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुमको हर एक क्रेडिटर से लेना होगा, लेकिन फाइलिंग करते वक्त लिख दिया कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का करो। हालांकि ये सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्राफ्टिंग एरर है, क्रेडिटर ही होना चाहिए। भैया जब तुम नो ऑब्जेक्शन सारा क्रेडिटर से ले रहे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो फाइलिंग भी सारा का कर दो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हालांकि इसको आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर से आपको जो है नो ऑब्जेक्शन का जो है फाइल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक ना डायरेक्टर लोग से भी शपथ लिखा लेते हैं। डायरेक्टर लोग को भी बोलेगा तुम लोग एक डिक्लेरेशन दो एफिडेविट में लिख के, ठीक है, ऑल मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट। तो हम लोग तो सबको बुलाएगा ना, मेंबर लोग को, ए मेंबर तुम भी आ, तुम कंसेंट दे, चल कंसेंट दे, और क्रेडिटर तुम लोग भी आ, तुम लोग कंसेंट दे। डायरेक्टर से एफिडेविट लिखा लेगा। सर एफिडेविट लिखा लेगा, क्या मजाक हो गया एफिडेविट में? डायरेक्टर लोग तो झूठ भी लिख सकते हैं। सर ऐसा नहीं होता। अगर आप एफिडेविट में कुछ लिखता है, उसमें झूठ लिख दिया ना एफिडेविट में, तो यू कमिट एन ऑफेंस नोन एज परजरी। आपको इंडियन पीनल कोड के तहत जेल भी हो सकता है अगर आपने एफिडेविट में कोई झूठ बात का लिख करके दे दिया। इसीलिए तो एफिडेविट मांगे, तो परजरी का ऑफेंस है, इसीलिए उसमें झूठ वूठ नहीं बोल सकता, आप सच लिखना पड़ेगा। इसीलिए स्वेयर करके आपको जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम कसम खा के बोलता है। ऐसे हम लोग तो जनरली जो करते हैं कसम से बोल रहे हैं, ऐसे कसम वो वाला कसम नहीं है, बिल्कुल कानूनी कसम है ये, कि तुमको एकदम स्वेयर करना है कि भैया सारा मेंबर से हम लोग परमिशन ले लिया, सारा क्रेडिटर से हम लोग परमिशन ले लिया, किसी को छोड़ा नहीं है हम लोग। तो डायरेक्टर से ये भी एफिडेविट मंगवा लेता है ताकि कोई रह ना जाए। फिर ये सारा सबमिशन करने के बाद आईएनसी 6 में सबमिशन कर देता है आरओसी को। अगर आरओसी सेटिस्फाई है तो एक नया सर्टिफिकेट ग्रांट करके दे देता है, ठीक है।
इसके बाद रूल नंबर 7 एक बनाया है, सिंपल है। अच्छा ध्यान रखना, रूल 7 और रूल 6 दोनों के अंदर है ना चेंजेस आए हैं। पहले कुछ कंपलसरी कन्वर्जन, वॉलेंट्री कन्वर्जन ये सब होता था, अब सारा कंसेप्ट डन अवे हो गया है फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद, पूरा चेंज हो गया। ये पूरा अमेंडेड बता रहा हूं मैं आपको, इसीलिए तो एक अलग से पूरा वीडियो बना करके मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ओपीसी में बहुत बड़ा चेंज है, ये सब चेंज है, 6 में चेंज है, 7 में चेंज है, सब चेंज हो गया प्रोसीजर। अब ये नया प्रोसेस है, आपको यही पढ़ना है, कोई दूसरा मटेरियल आप रेफर मत करिएगा। इनफैक्ट आपके पास हो सकता है इंस्टीट्यूट का भी पुराना मटेरियल हो, उसमें आपको कुछ और लिखा हुआ मिले, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल अमेंडेड बता रहा हूं, नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए यही काम आएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग कसम खा लिया कि हम लोग अमेंडेड वाला पार्ट ही करेगा। फिर इसके बाद देखो एक पेनल्टी है 7A में, क्या लिखा है, अगर कोई भी 1% कंपनी या कोई भी उसका ऑफिसर कॉन्ट्रावीन करता है एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स, ठीक है, तो 1% कंपनी और एनी ऑफिसर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5,000 रुपीज और विद अ फर्दर फाइन विच मे बी एक्सटेंडेड टू 500 रुपीज एवरी डे। तो 5,000 रुपीज का एक फिक्स्ड फाइन है, प्लस 500 रुपीज पर डे का कंटिन्यूइंग फाइन है अगर आपका डिफॉल्ट रहता है जारी तो। ठीक है, तो ये फाइन है, इसको आप जो है यहाँ से ही कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, आपको ना नोटिंग कराई ना, तो मैं आपको एक और नोटिंग करवा देता हूं। यहां पर मैं आपको एक टेबल और बना देता हूं कि क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है फॉर कन्वर्टिंग अ ओपीसी टू प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी और फॉर कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। तो ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का भी एक टेबल और चार्ट ड्रॉ कर देता हूं, बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने में, लिंक करके बता दूंगा। ठीक है, तो फुल स्क्रीन दे देता हूं आपको नोटिंग करने के लिए। ठीक है, ओपीसी अगर कन्वर्ट हो रहा है प्राइवेट या पब्लिक में, और प्राइवेट कंपनी को अगर कन्वर्ट होना है ओपीसी, सबसे पहले क्या आपको कोई रेजोल्यूशन चाहिएगा क्या? द आंसर इज हाँ, यहां चाहिएगा एक रेजोल्यूशन। कैसा चाहिएगा? एज पर 122। तो 122 के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि क्या रेजोल्यूशन होता है। हालांकि ब्रीफ मैंने एक दे दिया आपको कि माइन्यूट बुक में, यानी एक बुक के अंदर लिख के साइन कर देता है, वही रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना है, लेकिन उससे पहले ना ऑब्टेन प्रायर टू एसआर क्या, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम, किससे? सारा मेंबर्स से और सारा क्रेडिटर से। अब ये डुप्लीकेसी हो गया, सारा डुप्लीकेसी। और सर इसके बाद तो कॉम्प्लीमेंट्री है, MGT 14 तो प्रसाद के जैसे आ जाता है विद इन 30 डेज ऑफ GM सर। ठीक है, सेकंड, क्या मुझे ऑल्टरेशन करना होगा ऑफ MOA AOA? द आंसर इज यस। ठीक है, इसमें आपको करना होगा इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स टू 2/7। तो 2 कब प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है तब, 7 कब पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है तब। और दूसरा इंक्रीज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 2/3। 2 कब प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहा है तब, और 3 कब पब्लिक में कन्वर्ट हो रहा है तब। क्या यहाँ ऑल्टरेशन होगा? बिल्कुल होगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर टू 1। डायरेक्टर को आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ओपीसी में मोर देन 1 डायरेक्टर तो हो ही सकता है। ठीक है, अब तीसरे आ जाता है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास फाइल करना है? एक INC 6 आपको फाइल करना है, फॉर्म INC 6 आपको फाइल करना है, और INC 6 के साथ आपको क्या क्या अटैचमेंट देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑल्टर्ड MOA AOA देना है,
यहाँ भी आपको ऑल्टर्ड एमओ एओए जमा देना पड़ता है। हालांकि रूल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको देना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट्स, ये मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, सेम यहाँ पर चाहिए मुझे। सेम। तीसरा मुझे यहाँ पर चाहिए एक कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन जो मैंने पास किया था 122 अंडर सेक्शन 122। सर यहाँ भी चाहिएगा, यहाँ क्यों चाहिए? यहाँ तो ऑलरेडी आप MGT 14 को फाइल कर ही दिया था 30 डेज के अंदर, तो यहाँ पर आपको अलग से कोई रेजोल्यूशन का कॉपी फाइल नहीं करना होता है INC 6 के अंदर, ठीक है ना। यहाँ आपको लिस्ट ऑफ क्रेडिटर देना पड़ता है, यहाँ सिर्फ एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर आपको देना पड़ता है, यहाँ पर आपको लिस्ट भी ऑफ देना पड़ता है, मेंबर का भी और क्रेडिटर का भी। प्लस साथ साथ में आपको कॉपी भी देना होता है ऑफ NOC। ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको सिर्फ क्रेडिटर का लिस्ट मांगा है सर, मेंबर का क्यों नहीं मांगा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी MOA देगा, तो OPC देखो ना, OPC कन्वर्ट हो रहा है प्राइवेट पब्लिक में, तो OPC जब जमा देगा डॉक्यूमेंट तो एक ही मेंबर होगा जिसके बारे में ROC को पता होगा। प्राइवेट कंपनी जब दे रहा है तो प्राइवेट कंपनी में मोर देन वन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेंबर भी मांगा है और क्रेडिटर भी मांगा है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ प्रपोज मेंबर और डायरेक्टर देना है। यहाँ तक तो आई थिंक सेम है, ये पॉइंट सब सेम है, ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट मिलता जुलता है, ये पॉइंट में मिलता जुलता है, यानी कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन ध्यान देना होता है। यहाँ क्यों नहीं देना होता मैंने बताया, क्योंकि MGT 14 फाइल हो जाता है यहाँ पर, इसलिए अलग से नहीं देता। यहाँ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर मांगता है, मेंबर नहीं मांगता, यहाँ लिस्ट ऑफ मेंबर भी मांगता है, क्रेडिटर भी मांगता है, और एक NOC का कॉपी भी मांगता है। और लास्ट पॉइंट सिंपल है, यहाँ पर लिस्ट आपको मांगते हैं कि कितने लोग को आप प्रपोज करने वाले हो, मेंबर या डायरेक्टर। यहाँ पर आपसे वो नहीं मांगता है, यहाँ पर आपसे मांगता है एफिडेविट फ्रॉम डायरेक्टर्स। यहां डायरेक्टर से एफिडेविट मांगता है दैट ऑल मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स हैव गिवन देयर कंसेंट। तो ये मेरा एक चार्ट बन जाता है यहाँ पर इसके लिए। अब मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ फुल स्क्रीन में, अगर आपका कुछ रह गया तो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट से दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है टेबल का, ये सेकंड पॉइंट है, और ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, यहां पर हमारा OPC का जो टॉपिक है, आप देखिए हमने OPC का जो टॉपिक है वो हो जाता है खत्म। हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, सेक्शन 3 रूल 3, फिर हमने रूल 4 की भी चर्चा कर ली सारी, रूल 5 रूल 6, सॉरी रूल 5 डिलीट हो गया, रूल 6 रूल 7 रूल 7 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको साथ साथ में। ये क्वेश्चन नवंबर 18 में पूछा गया था, जब पुराना सिस्टम लगता था, जब पुराना कुछ वॉलेंटरी कुछ मैंडेटरी कन्वर्जन होता था कि आप 50 लाख का जो है पेड अप कैपिटल, 2 करोड़ का टर्नओवर, ऐसे जब क्रॉस करोगे तो आपको ना मैंडेटरी कन्वर्ट करना होता था OPC को अपना प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के ऊपर एक सवाल है, देखो ना, यहाँ पर ये सवाल है, XYZ एक कंपनी है OPC जो इनकॉर्पोरेट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 45 लाख। Capital was fully subscribed and paid up. Turnover of the company during 14-15 and 15-16 was 2 crore and 2.5 करोड़। क्या हमको टर्नओवर से कोई मतलब है? सर 2021 के अमेंडमेंट के बाद टर्नओवर वर्नओवर कुछ नहीं देखना, पेड अप कैपिटल कुछ नहीं देखना, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। Promoter of the company seeks your advice in following circumstances whether XYZ can convert it to any other kind of company। तो यहाँ पर आपको रूल 6 का समझा करके आना है कि OPC को आप प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो भैया रेजोल्यूशन पास करना होता है, ठीक है, फिर आपने जो है INC 6 फाइल करना होता है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा आपको, फिर जो है ऑल्टर्ड MOA AOA करना पड़ता है, वो सारा चीज़ आपको जो प्रोसीजर है रूल 6 का वो देना पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है प्लीज एडवाइस विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इन द बिलो मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस। अगर प्रमोटर इंक्रीज करता है अपना पेड अप कैपिटल 10 लाख से तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो OPC नॉर्मली कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अब वो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, तो OPC विल कंटिन्यू नॉर्मली। OPC नॉर्मली भी कंटिन्यू कर सकता है
और अगर वो चाहे तो वॉलेंटरी कन्वर्जन भी कर सकता है एज पर रूल 6। ठीक है, अगर टर्नओवर बढ़ गया तो भी सेम, ओपीसी नॉर्मली या तो कंटिन्यू कर सकता है, और अगर वॉलेंटरीली कन्वर्ट करना चाहे तो वॉलेंटरीली कन्वर्ट कर सकता है एज पर रूल 6। तो दोनों चीजें यहां पर आप लिखना। पहले ऐसा होता था कि टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर चला जाएगा तो मैंडेटरी कन्वर्जन होता था, तो फिर ओपीसी के जैसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, या फिर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर चला गया तो फिर आप जो है कंपलसरी कन्वर्जन करना होता था। आजकल ये सब डिलीट हो गया है, तो भैया चाहे जो पेड अप कैपिटल हो, चाहे जो टर्नओवर हो, चाहे जो पेड अप कैपिटल हो, चाहे जो टर्नओवर हो, आप अपना या तो नॉर्मली ओपीसी के जैसे कंटिन्यू कर सकता है, और अगर आप चाहे तो वॉलेंटरीली प्राइवेट पब्लिक कंपनी में रूल 6 का कंप्लायंस करके फॉलो कर सकता है। तो ये नवंबर 18 में पूछा गया एक छोटा सा सवाल था, जिसको मैंने अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से करवा दिया। अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे जो है कांटेक्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं पर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एकदम अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चार्ट्स वगैरह से अच्छे से करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।